एपिसोड की स्टार्टिंग में पहाड़ों के बीच में एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लूफी जिम में पड़ा होता है, उससे एक दूसरा कल्टिवेटर जिसका नाम यूही है वो कहता है, लूफी तुम इस फाइट के अंदर मुझसे फिर से हार चुके हो। अगर तुम 10 साल और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और जैसा कि मैंने तुमसे इस फाइट के शुरू से पहले कहा था, ये फाइट बहुत ज़्यादा छोटी होगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने केवल तुम्हें 3 मूव्स में बुरी तरह से हरा दिया है। ये सुनते हुए लूफी फिर से खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। बाकी कल्टिवेटर्स कहने लगते हैं, लूफी इस पूरे साल में तुमने यूही को 7 बार चैलेंज किया है और 7 बार तुम उससे बुरी तरह से हार रहे हो। एक टाइम था जब लोग तुम्हें जीनियस कहते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल कचरा हो, बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम ग्युनशु को अच्छी तरह से भूल जाओ और उस तुम्हारे और उसके बीच में जो भी रिलेशन है उसको भी, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप को तुम नहीं तोड़ोगे तो वो तोड़ देगी। ग्युनशी भी तुमसे ज्यादा यूही को पसंद करती है, इसलिए तुम्हारा खुद से पीछे हट जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर यूही लूफी से कहता है, लूफी आज जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया उसको अच्छी तरह से याद रखना और ग्युनही को पूरी तरह से भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे जैसा कचरा बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। लूफी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस चल चलते अपने घर आ जाता है और घर बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी लूफी ठीक तरह से कल्टिवेट नहीं कर पाता। वो थोड़ी देर में जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं खुद से कल्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा। इसी समय लूफी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर लूफी सोचने लगता है, इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सब पे राज करता है। ताकतवर के अलावा केवल वो लोग जिनको जवन से कोई गिफ्ट मिला हुआ है वही इस दुनिया में राज कर सकते हैं। बाकी बच्चे मेरे जैसे लोग वो तो बिल्कुल कचरा होते हैं। यही सोचते हुए लूफी वहीं फर्श पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है। लूफी अगले दिन अपने रूम से बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलने पर कुछ लोगों की बात सुनाई देने लगती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ग्युशी ने लूफी के साथ में ये एंगेजमेंट तोड़ दी है और ग्यून फैमिली ने भी इसका पूरा सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि लूफी बिल्कुल भी उनकी बेटी के लायक नहीं है। उनकी बेटी कल्टिवेशन के 6th लेवल पे पहुंच चुकी है, इसी वजह से वो ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। ये ली फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। वो सभी लोग आपस में यही सब बातें कर रहे होते हैं। लूफी उनके बीच से होता हुआ उस घर से बाहर निकल जाता है और एक पहाड़ के पास वहां जाता है। उस पहाड़ की चोटी पहुंचने के बाद में लूफी अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है और कहता है, एक टाइम आएगा जब मेरे एक पंच के अंदर इतनी ज्यादा पावर होगी कि मैं बादलों को भी काट पाऊंगा। उस दिन मुझे अपनी लाइफ से पूरी संतुष्टि होगी और मैं बिना किसी रिग्रेट के मर पाऊंगा। ये कहने के बाद में लूफी वहां से जाने लगता है। तभी लूफी को अपने पीछे एक बहुत तेज लाइट फील होती है। लूफी पीछे मुड़कर देखता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है एक बहुत तेज लाइट सीधा उसके सर में घुस जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले सीन देखते हैं, एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग जबरदस्ती उस लड़की को कहीं घसीट के लेके जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी समय घोड़े में बैठकर लूफी वहां पे जाता है। वो लड़की लूफी को देखती है और कहती है, लूफी आ गया, अब वो मुझे बचा लेगा। वो लोग कहने लगते हैं, कौन लूफी, कौन नहीं है, और हमें इसका बिल्कुल भी डर नहीं है। हम गिनती में इससे ज्यादा है, हम इसको खत्म कर देंगे। लूफी उनसे कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने घोड़े पे से नीचे उतरता है और लगातार अपनी तलवार घुमा के उन सभी लोगों को मार देता है और उस लड़की को उन लड़कों से बचा लेता है। इसके बाद में आसपास में और जो भी लोग खड़े होते हैं वो सबके सब लूफी की तारीफ करने लगते हैं, उसकी जय जयकार लगाने लगते हैं। ये सब सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तभी लूफी की आँख खुलती है। हम देखते हैं ये एक सपना था। लूफी अभी भी उस पहाड़ की चोटी पर कहीं पे लेटा हुआ है। लूफी उठता है और फिर सोचने लगता है ये केवल एक सपना था। फिर लूफी कहता है, मुझे लास्ट टाइम याद है कोई चीज थी जो अचानक से मेरे सर में घुस गई थी, वो थी क्या, और मुझे मेरी बॉडी के अंदर कुछ अलग से फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हुई नहीं, मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। अभी मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद में लूफी सब कुछ इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे यूही दिखाई देता है जो कि कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। लूफी बिना कुछ उससे कुछ कहे साइड से होकर वहां से जाने लगता है। तभी यूही की नजर लूफी पड़ जाती है। वो उसे कहता है, लूफी रुको, मैंने कुछ नई टेक्निक सीखी है, मैं उसे तुम पर टेस्ट करने जाता हूँ, मेरे साथ में फाइट करो। लूफी कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास में बहुत सारे जरूरी काम है जिन्हें मुझे अभी खत्म करना है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। जिसको यूही कहता है, तुम हमेशा बिल्कुल कचरा ही रहोगे। लूफी इसका कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस वहां चला जाता है। इसके बाद में अगले सीन में लूफी अपने घर पे आ जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है। पिछली बार से अलग लूफी इस बार कल्टिवेट कर पाता है और लगभग 5 दिन तक कल्टिवेट करने के बाद में लूफी कल्टिवेशन के 4th लेवल को पार कर लेता है और कुछ नए स्किल्स को भी सीख लेता है। इसके बाद में लूफी कुछ शॉर्ट टेक्निक्स को सीखने की डिसाइड करता है। इसके लिए लूफी कुछ पहाड़ों पर चल जाता है और वहां पर अपनी तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। उन पहाड़ों पे लगभग 10 दिन तक कल्टिवेट करने के बाद में लूफी उस शॉर्ट टेक्निक को भी सीख जाता है।
उसे शॉर्ट टेक्निक को सीखने के बाद में लूफी वापस से अपने घर की तरफ आता है। तभी उसे यूही दिखाई देता है जो कि किसी को परेशान कर रहा था। हर बार की तरह लूफी उसको इग्नोर करता है और वहां से लगता है। यूही लूफी को देख लेता है और उसे कहता है, लूफी रुको, पिछली बार मैंने तुम्हें फाइट का चैलेंज दिया था लेकिन तुम बहुत बिजी थे, तुम बहाना बनाकर चले गए थे। मैं फिर से तुम्हें फाइट का चैलेंज देता हूँ, इस बार भागना मत, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लूफी कहता है, क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। यूही कहता है, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट टेस्ट डमी हो। मैंने एक शॉर्ट टेक्निक को सीखा है जिसे मैं तुम पर टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए यूही अपनी तलवार से लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी उछल के उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर यूही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत किस हुई मेरे अटैक को डॉज करने की? ये कहते हुए यूही वापस से लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। लूफी बड़ी आसानी से बस खेल खेल में ही उन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर यूही से कहता है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। ये कहते हुए लूफी यूही के पास में आता है और उसे सीने पर अपना हाथ टच करता है। लूफी कितने कहते ही यूही के कपड़े वगैरह सब फट जाते हैं। उसके सीने के ऊपर एक बहुत जोरदार आर्म थ्रस्ट अटैक पड़ता है जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो उछल के दूर जाके गिर जाता है। लूफी का केवल ये एक अटैक ही यूही को हराने के लिए काफी होता है। यूही जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। इस समय पास में दो कल्टिवेटर खड़े होते हैं। वो लूफी को देख कहते हैं, ये कैसे हुआ? लूफी ने यूही को हरा दिया, वो भी केवल एक अटैक में, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर लूफी कहता है, अब दोबारा कभी भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहने के बाद में लूफी फंस जाने लगता है। वो कल्टिवेटर्स कहते हैं लूफी के अंदर वापस से उसकी पुराने वाली पावर्स आ गई है। इसके बाद में लूफी अपने घर आकर फिर से कल्टिवेट करने लगता है। वो कल्टिवेट करते हुए काफी सारी नई स्किल्स को और अपने कल्टिवेशन लेवल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ये करते हुए लगभग 10-15 दिन और बीत जाते हैं। इन कल्टिवेशन स्किल्स और कल्टिवेशन के लेवल को इंक्रीज करने के बाद में लूफी कहता है, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं है। मुझे एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए जिसके लिए मुझे क्लाउड मिस्ट हिल पे जाना होगा। वहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स रहते हैं। उन मोस्टर्स से फाइट करके मैं खुद को देख सकता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ और साथ ही उन मोस्टर्स के साथ साथ वहाँ पे मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिन्हें बेचकर मुझे पैसे मिल सकते हैं। ये सोचते हुए लूफी उस दिशा में चलने लगता है। वो पागल चल रहा होता है कि तभी एक सांप उसके बीच में आ जाता है और फिर अचानक से चलकर लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी सही टाइम पर अपने हाथों बीच में लाकर उस सांप को पहले पकड़ लेता है और उस सांप को देख कहता है, ये एक लो ग्रेड का बीस्ट है, इसके अंदर काफी ज्यादा जहर है। ये जहर इतना पॉइजनस है कि इसके एक बार काटने से कोई भी मर सकता है। इसी समय लूफी की नजर एक फ्रूट पे पड़ती है जो कि एक पहाड़ के ऊपर अटका हुआ होता है। लूफी उस पेड़ को देखकर बहुत खुश जाता है और कहता है, ये तो कीवी फ्लावर है। इसके बाद में लूफी उस सांप को साइड में फेंक देता है और पहाड़ों के ऊपर और पत्थरों के ऊपर कूदता हुआ उस पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ देता है और फिर कहने लगता है, ये कीवी फ्रूट अच्छी तरह से पक गया है, इसकी कीमत मुझे कम से कम 2 गोल्ड कॉइन मिल जाएगी। तभी वहाँ पर एक और मोस्टर आ जाता है। लूफी इस मोस्टर को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, ये आयरन बोन ढाउल है, इसको मैं डायरेक्ट नहीं मार सकता, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगानी होगी। ये सोचते हुए लूफी वहाँ से भागने लगता है। वो आयरन बोन ढाउल उसका पीछा करने लगता है। तभी लूफी एकदम से घूमता है और अपनी तलवार से उस ढाउल के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। लूफी का केवल एक अटैक उस ढाउल को मारने के लिए काफी होता है। वो जमीन पे गिर जाता है। फिर लूफी कहता है, ये ढाउल तो काफी आसानी से मर गया, अब मुझे इसके काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कम से कम 20 गोल्ड कॉइन तो मिलेंगे ही। इसके बाद में लूफी एक दुकान पे आता है जिसमें बाहर की तरफ से अंदर की आवाज आ रही होती है। ये आवाज एक लड़की की होती है। वो कहती है, ये चीज इसको तुम पिछली बार 55 गोल्ड में बेच रहे थे और अब तुमने इसकी रेट बढ़ा दी। हमारी बात को केवल 1 महीना हुआ है, 1 महीने के अंदर इसकी रेट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? तुमने इसकी रेट मुझे 70 गोल्ड बताई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है इतने कम टाइम में कि तुम किसी भी चीज की रेट को इतना नहीं बढ़ा सकते। वो दुकानदार कहता है, मैं बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, ये मेरी दुकान है और जो मैं तुम्हें रेट बता रहा हूँ ये रेट भी बिल्कुल सही है और जो चीज तुम मुझसे मांग रही हो उसकी रेट तो हमेशा ऊपर नीचे होती ही रहती है। लड़की कहती है, तो फिर ठीक है, जो भी अमाउंट मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको दे देती हूँ, बाकी का आप उधार रख लीजिए। दुकानदार कहता है, नहीं, हमारी दुकान में ये सब नहीं होता, आप यहाँ से जा सकती हैं। इसी समय लूफी उस दुकान के अंदर आता है। वो उस लड़की को देखते पहचान जाता है। इसका नाम COD है। इसने लूफी की कई बार मदद की होती है। लूफी उस लड़की को देखता है, उससे पूछता है, CO क्या हुआ, क्या बात है? CO कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तभी लूफी की नजर उस नेकलेस से पड़ जाती है जो कि सामने टेबल पे रखा होता है। लूफी सब समझ जाता है। वो अपने पास से पैसे निकालता है और उस दुकानदार को दे देता है और फिर CO से कहता है, मैं इस दुकानदार को तुम्हारी तरफ से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इस पैसे को रखने की मत करना, जैसे तुम्हारे पास पैसे आ जाए मुझे लौटा देना। ये सुनकर CO बहुत खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए लूफी से कहती है, बिल्कुल, जैसे पैसे आ जाएंगे मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगी। ये कहते हुए CO उस नेकलेस को उठाती है। उसी समय एक हाथ बीच में से आता है, उस नेकलेस को छीनकर अपने पास ले जाता है। हम देखते हैं ये एक लड़की है जिसका नाम ग्विन वी है और ये ग्विन सू, जिससे लूफी की शादी होने वाली थी, उसकी बहन है। ग्विन वी सू से कहती है, इस नेकलेस को मैं रख लेती हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लूफी उसे कहता है, नहीं, नेकलेस वापस करो,
ग्विनवी कहती है नहीं, नेकलेस तो वापस नहीं मिलेगा, ये मुझे पसंद आ गया है, मैं इसका डबल अमाउंट देने को तैयार हूँ। जो तुम्हारी फैमिली ने किया है उसके बाद में तुम इतना तो कर ही सकते हो। ये सुनकर लूफी सोचने लगता है ये सब कुछ तो इनकी फैमिली की वजह से हुआ है, इन्होंने एक गलत अफवाह फैला दी जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई। ये सोचते हुए लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लूफी चिल्ला के ग्विनवी से कहता है मैंने कहा नेकलेस वापस करो, मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा। ये सुनते ग्विनवी थोड़ा डर जाती है, उसके हाथ में से उसका नेकलेस छूट जाता है। उस नेकलेस के नीचे गिरने से पहले ही लूफी अपने पाँव को यूज करके उस नेकलेस को उछाल देता है, वो सीधे सू के हाथ में आता है। ये देखकर ग्विनवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लूफी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की। लूफी से इग्नोर करता है और सू को लेकर वहां जाने लगता है। ये देखकर ग्विनवी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो लूफी से कहती है लगता है अब तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए ग्विनवी लूफी के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसके ऊपर अपना अमथस्ट पंच मारने की कोशिश करती है। लूफी भी तुरंत वैसा ही करता है, वो अपनी पावर को यूज करके एक जोरदार अमथस्ट पंच लूफी के अमथस्ट पे मारता है। दोनों के पंच टकरा जाते हैं, दोनों के पंच का लेवल सेम होता है, लेकिन लूफी का पंच ज्यादा ताकतवर होता है। ग्विनवी पंच की फोर्स से दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक और कल्टिवेटर आ जाता है जिसका नाम यांग है। ये यहाँ पर आते ही ग्विनवी को संभालता है और उससे पूछता है ग्विनवी यहाँ पर क्या हुआ। ग्विनवी कहती है इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया और मुझसे मेरा ब्रेसलेट छीन लिया। ये सुनकर यांग लूफी से कहता है ए लड़के कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्विनवी को परेशान करने की, क्या तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तू एक लड़की को इस तरह से परेशान कर रहा है। लूफी कहता है तू यहाँ पर अभी भी आया है, पहले अच्छी तरह जान ले यहाँ की सिचुएशन क्या है, तुझे कुछ भी नहीं पता। लूफी ये कह रहा होता है कि तभी सीओ लूफी से कहती है लूफी जान दो इन्हें और हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए, इन्हें वो दे दो, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस समय लूफी और सुई वहाँ से जाने लगते हैं तभी यांग उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है अब हमें केवल ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम ग्विनवी से अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अगर ग्विनवी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं वादा करता हूँ तो तुम्हें जान दूंगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। जिसको लूफी कहता है क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझसे माफी मंगवा सकते हो। इसी तरह से लूफी और यांग के बीच में फाइट का माहौल बनने लगता है। आसपास खड़े हुए लोग ये देखने लगते हैं, वो कहने लगते हैं यांग फैमिली और लू फैमिली के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है। उसी जगह पर यांग फैमिली के और भी लोग होते हैं, उनमें से एक कहता है ये लड़का, इसका नाम तो लूफी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी हिम्मत भी देखो कितनी ज्यादा हो रही है, ये यांग को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। तभी सुई लूफी से कहती है लूफी हमें किसी भी तरह से इस मैटर को खत्म करना चाहिए। लूफी कहता है मुझ पर भरोसा रखो और थोड़ा पीछे हुए खड़ी हो जाओ। ये कहते हुए यांग लूफी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। लूफी इससे बिल्कुल भी घबराता नहीं है। लूफी पीछे की तरफ घूमता है और उसके पेट के ऊपर एक जोर से लात मार देता है। ये किक पड़ते ही यांग के मुंह से खून बहने लगता है, वो चल के जाकर जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर ग्विनवी चिल्लाने लगती है खून हो गया, इस लड़के ने इसको मार दिया है। लूफी कहता है जा चिल्लाओ मत, अच्छे से चेक करो, वो अभी तक जिंदा है। जिस सुनकर ग्विनवी डर जाती है, वो तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं यूही भी वहीं पर है। यूही लूफी से कहता है ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुमने ली फैमिली के और यांग फैमिली के बीच हुई दोस्ती को खराब किया है, इससे ली फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। लूफी कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मैंने जो किया है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और किसी को भी मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। यूही कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ताकतवर समझने लगे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कोई ना कोई होगा ही जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। और तुमने तो फाइट यांग फैमिली के साथ में की है, उसके अंदर तो बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, वो जरूर तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे सकता हूँ और तुम्हें मेरे उस लेक्चर को मानना चाहिए था। लूफी इस पे कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस सीओ से कहता है सीओ चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद में लूफी और सीओ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन से दिखाते हैं लूफी एक जगह बैठे कल्टिवेट कर रहा होता है। वो फिर अपनी आँख खोलता है और सोचने लगता है मेरा कल्टिवेशन काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत स्लो लग रहा है, मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत है, कुछ एसेसरीज की, जिससे जैसे मैं अपनी कल्टिवेशन को और ज्यादा तेज कर सकता हूँ। तभी लूफी को पास ही में एक पत्थर के पास एक ग्रास दिखाई देती है। लूफी उस ग्रास को देख कहता है ये तो हार्ड ग्रास है। उसे देखकर लूफी उठता है और उस ग्रास को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे फील होता है कि कुछ है जो बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। लूफी तुरंत उसको बिना देखे अपने तलवार जोर से घुमा देता है और वो जो कोई भी होता है उसे मार देता है। उसके मर जाने के बाद में लूफी देखता है ये एक जानवर है। लूफी उस जानवर को देख कहता है ये तो एक शैडो लेपर्ड है, मेरी तलवार काफी ज्यादा तेज हो गई है। फिर लूफी उस ग्रास को तोड़कर अपने पास में रख लेता है। लूफी जब ये काम कर रहा होता है, इसी टाइम पर कुछ लोग दूर से लूफी को देख रहे होते हैं। ये यांग फैमिली के लोग होते हैं। इनमें से एक कहता है यही है लूफी जिसने यांग को बहुत बुरी से पीटा था और उसकी इंसल्ट की थी। दूसरा बंदा कहता है ये सही मौका है, हम यहीं किए इसको मार देंगे और इससे हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ये सुनकर पहला बंदा अपने बो और एरो तैयार करता है और फिर कहता है बस तुम देखो अभी एक ही झटके में मर जाएगा। ये कहते हुए बंदा एक साथ 3 एरोस को लूफी की तरफ फायर करता है। लूफी बिल्कुल सही टाइम पर उन तीरों को अपनी तरफ आता देख लेता है। लूफी सही टाइम पर थोड़ा सही तरीके से अपनी बॉडी को मूव करके उन सभी तीरों को डॉज कर लेता है।
लूफी ने तो इन तीनों को डॉज कर लिया है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये तीर लूफी के लग चुके हैं। लूफी मर चुका है, लेकिन नहीं, लूफी जिंदा था। वो तीर जेल पे गिरे तो थे, लूफी के बहुत ज्यादा पास में थे, लेकिन फिर भी लूफी के काफी पास में गिरने के बाद भी लूफी को उससे कुछ भी नहीं हुआ है। लूफी कहता है मैं लगभग मर ही चुका था, अगर इनमें से एक भी तीर मेरे लग जाता तो। फिर लूफी उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो दूर कहीं खड़े होते हैं। उनमें से किसी का ध्यान लूफी की तरफ नहीं होता। लूफी उन्हें देख के सोचता है कि कुल 3 लोग हैं, इन तीनों से एक साथ फाइट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मुझे कम से कम इनमें से एक को सबसे पहले खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये मुझ पर अटैक करें या फिर इन्हें पता पड़े कि मैं मर चुका हूँ। ये सोचते हुए लूफी भागते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। उनमें से किसी का भी ध्यान लूफी की तरफ नहीं होता। उनमें से एक कहता है बड़ा आसान था, इसको हमने बहुत आसानी से मार दिया। इसी समय पेड़ में बैठा हुआ बंदा लूफी को देख लेता है। वो चिल्लाए कहता है वो अभी तक जिंदा है, वहाँ देखो। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उनमें से एक बंदा लूफी की तरफ देखता है और जैसे लूफी की तरफ देखता है लूफी अपनी तलवार घुमा देता है। लूफी की तलवार सीधे उस बंदे की गर्दन पे लगती है और उस बंदे की गर्दन कट जाती है और वो तुरंत मर जाता है। इसी समय वो दूसरा बंदा जो कि उस बंदे के साथ में होता है वो लूफी पे अटैक कर देता है। लूफी पे अपनी तलवार से अटैक करता है। लूफी साइड में होकर स्टेक को डॉज करता है। वो वापस से लूफी पे अटैक करता है और चिल्ला कहता है अब तुम मर जाओ। लूफी झुककर इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिसलते हुए उस आदमी के पास आकर अपनी तलवार से उसके पैर पे अटैक कर देता है। ये देखकर ये एक फैमिली का वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो इधर से उधर अपनी तलवार घुमाने लगता है और कहने लगता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बंदा मेरे अटैक से डॉज कैसे कर पा रहा है। अब तुम मेरे इस अटैक को देखो, फ्लैश स्वॉर्ड, इससे मैं हर तरफ अटैक कर सकता हूँ, तुम किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकते हो। तभी लूफी अपना दिमाग लगाता है। वो जिस बंदे को उसने अभी भी मारा था उसकी बॉडी को उठाकर तेजी से उस बंदे की तरफ फेंकता है। जैंग फैमिली के उस बंदे का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो उसमें तलवार घुमा जाता है और एक ही झटके में अपने साथी को 2 टुकड़े में काट देता है। अपने साथी को काटने के बाद में उसका ध्यान जाता है कि उसने अपने साथी को काट दिया है। वो कहता है ओह नो, ये कहते हुए अपनी तलवार रोकता है। जैसे उसकी तलवार रुकती है लूफी उसके पास में आता है और उसे गर्दन के ऊपर जोर से अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। ये सब पेड़ में बैठा हुआ ये बंदा देख रहा होता है। वो ये देख के कहता है सच में ये लड़का लूफी बहुत ज़्यादा जीनियस है, इसके बारे में जो अफवाहें थी वो बिल्कुल सही थी। मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे हम जिन रिसोर्सेज के लिए आए थे वो तो हमें मिल ही गए, किसी भी तरह से अपनी जान को बचा लेना ही अभी के लिए काफ़ी है। ये कहते हुए बंदा पेड़ों पे कूदते हुए वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। तभी लूफी अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लूफी सबसे पहले उस आदमी की उस रिसोर्सेज की पोटली पर अटैक करता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। वो आदमी तुरंत अपनी दोनों तलवार को बाहर निकाल लेता है। लूफी से कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। वो आदमी कहता है हाँ मैं बिल्कुल भाग सकता हूँ, तुमने मेरे दोनों साथियों को बहुत गलत तरीके से मारा है, उनके साथ में तुमने चीटिंग की है। एक के ऊपर तुमने छुप के अटैक किया और दूसरे के ऊपर तब अटैक किया जब वो पूरी तरह शॉक में था, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से होश में हूँ, तुम मेरे को किस तरह से मारोगे। लूफी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बातें मुझे काफ़ी सही लग रही है, अब तुम ये देखो। ये कहने के बाद में लूफी जोर से चिल्लाता है 5th लेयर स्वॉर्ड आर्ट। लूफी कितना कहते ही लूफी अपनी तलवार को सीधे सीधे उस आदमी की तरफ करके उसकी तरफ भागते हुए जाने लगता है और फिर एक ही झटके में उस आदमी को जान से मार देता है। इस टाइम पर लूफी की स्पीड ज़्यादा होती है कि उस आदमी को पता भी नहीं पड़ता कि वो कब मर गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लूफी वापस से उस मार्केट के अंदर उस दुकान पे आता है जहाँ पे लूफी ने एक अंगूठी को बनाने का ऑर्डर दिया था। दुकानदार लूफी से बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता है और उसे कहता है आपने ये अंगूठी बनाने के लिए कहा था, इसे हमने आपके लिए बना दिया है, अब आप इसको लेके जा सकते हैं, हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी और आप जरूर से दोबारा से आएंगे। वो दुकानदार लूफी से इतने रेस्पेक्ट के साथ बात करता है कि लूफी को बहुत अच्छा लगता है। लूफी सोचने लगता है इन सभी ने मेरी पावर देख रही है, अब ये सभी लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट से बात करते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सोचते हुए लूफी उस दुकान से बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलते ही सामने की तरफ एक आदमी रहता है, इसका नाम ग्यून पेंग है, ये ग्यून वी का बड़ा भाई है। ये लूफी को देखकर उससे कहता है लूफी मेरे साथ में चलो। लूफी कहता है क्यों। ग्यून पेंग कहता है मैंने कहीं से सुना है कि तुमने मेरी बहन के साथ में काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया है। लूफी कहता है नहीं, मैंने किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं किया है, तुम्हें पहले अपनी बहन से बात करनी चाहिए, उसने मेरे साथ में किस तरह का बिहेव किया था, उसे बस मैंने बिना कुछ किए छोड़ दिया है। ग्यूनपेंग कहता है अब ना वो बंद रखो, अब तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मैं अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें अकेले में सजा दूंगा, इन सभी लोगों के सामने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन अब तुम यही चाहते हो तो इन सभी के सामने ही तुम बुढ़ियों से पिटोगे, तुम्हें यहीं पर सजा मिलेगी। अब जब ग्यूनपेंग ये कह रहा होता है भीड़ वापस से इकट्ठा हो जाती है, वापस से बात करने लगते हैं। देखो देखो लूफी ने फिर से फाइट कर लिया है, पिछली बार इसने फाइट येंग फैमिली के येंग क्यू से की थी और इस बार फाइट ग्यून फैमिली के ग्यून पेंग से करने वाला है। इसी तरह से इसने 2 फैमिली के साथ तो लड़ाई मोल ले ही ली है। तभी दूसरा बंदा कहता है ग्यून पेंग को तुम येंग क्यू से बिल्कुल ही कंपेयर मत करो, ग्यून पेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो येंग क्यू से तो कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, लूफी के लिए इससे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी लूफी यही कहता है ग्यून वी को वो मिला जो वो डिजर्व करती थी,
अब तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये सुनकर ग्यूनपेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्यूनपेंग लूफी के ऊपर एक जोर से आर्मथ्रस्ट अटैक कर देता है। लूफी इस अटैक को देखता है, जोर से वहाँ चलता है और अपने पैरों से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ग्यूनपेंग बिल्कुल भी नहीं रुकता। ग्यूनपेंग लगातार अपने दोनों हाथों से लूफी के ऊपर आर्मथ्रस्ट पंच करने लगता है। इससे लूफी भी कहाँ रुकने वाला था। लूफी भी अपने दोनों पाँव को यूज करके ग्यूनपेंग के उस आर्मथ्रस्ट पंच को रोकने लगता है। लूफी और ग्यूनपेंग की स्पीड बिल्कुल बराबर होती है। ग्यूनपेंग का एक भी अटैक लूफी के नहीं पड़ पाता। फिर ग्यूनपेंग के आखिरी बच्चे साथ में वो दोनों एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। ये देख कर खड़े सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहने लगते हैं लूफी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लूफी ने ग्यूनपेंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया। फिर लूफी ग्यूनपेंग से कहता है, ग्यूनपेंग क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, और क्या तुम बस इतना ही करना चाहते थे? ये तो कुछ भी नहीं था। ये सुनकर ग्यूनपेंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्यूनपेंग लूफी के ऊपर अपना फाइलेंट अटैक सिलिकी वाटर पाल्म यूज कर देता है। इससे ग्यूनपेंग के सामने एक वाटर की शील्ड बन जाती है। लूफी इस अटैक के सामने अपना विल्ड लैक आर्ट का यूज करता है, जो कि उसका फाइनल मूव है। लूफी और ग्यूनपेंग के अटैक अपने फुल फोर्स के साथ में एक दूसरे टकरा जाते हैं, लेकिन लूफी का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ग्यूनपेंग कहता है, ओह नो, ये तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी लूफी ग्यूनपेंग की उस शील्ड को तोड़ देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाता है। लूफी की एक ग्यूनपेंग के पढ़ने वाली होती है कि तभी लूफी चीटिंग करते हुए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और अपनी तलवार से लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर आसपास खड़े हुए लूफी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं, ग्यूनपेंग ये तुम सही नहीं कर रहे, तुम चीटिंग कर रहे हो। ग्यूनपेंग कहता है, हम कोई खेल नहीं खेल रहे जिसमें हम नियमों का पालन करेंगे। ये एक ओरिजिनल फाइट है जिसमें कोई एक मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा। ये कहते हुए ग्यूनपेंग लूफी की तरफ भागने लगता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है। लूफी भी तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और ग्यूनपेंग के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। ग्यूनपेंग अपनी तलवार को यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर अपनी तलवार जोर से घुमाता है। लूफी उस तलवार के स्ट्राइक के फोर्स को यूज करता है और फिर जोर से हवा में उछल जाता है और एक अच्छी खासी ऊंचाई पहुंचने के बाद में पूरी तरह से नीचे की तरफ आने लगता है। और फिर ग्यूनपेंग काफी से पहुंचने के बाद में अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ग्यूनपेंग अपनी तलवार यूज करके लूफी के इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन लूफी के इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स होता है। इस फोर्स को ग्यूनपेंग सहन नहीं कर पाता, उसके मुंह से खून बहने लगता है। ग्यूनपेंग की तलवार भी काफी ज्यादा मुड़ जाती है, वो टूटने वाली होती है। इसी समय वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। कोई कह रहा है, रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? ली फैमिली के लूफैन, तुम्हें अपने मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए। लूफी इस आवाज को सुनकर पहचान जाता है। वो उस तरफ देखता है, ये सिटी लॉर्ड शैन है, जो कि शैन फैमिली का एक मेंबर है। अब क्योंकि ये सिटी लॉर्ड है, इसलिए लूफी इसकी रेस्पेक्ट करता है और अपनी तलवार रोज पीछे ले लेता है और उसे प्रणाम करने लगता है। शैन कहता है, लूफी ये केवल एक मैच है, इसे तुम्हें एक मैच ही रखना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे का खून बहाने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा तुम ग्वानपेंग से माफी मांग लो? अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दूंगा, सब कुछ पूरी तरह सेटल हो जाएगा। लूफी कहता है, मैं ग्वानपेंग को जिंदा छोड़ रहा हूँ, ये मेरे लिए एक माफी की तरह है, मैंने इसको माफ कर दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर शैन को अपनी थोड़ी डिसरिस्पेक्ट फील होती है। वो लूफी से कहता है, लूफी ये तुम सही नहीं कर रहे, इससे मेरी इंसल्ट हो रही है, तुम मेरे ऑर्डर्स को मना कर रहे हो। लूफी वहाँ जाते हुए कहता है, नहीं, मैं भी किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। असल में ये बात तो किसी की रिस्पेक्ट थी ही नहीं, लेकिन ये आदमी जिससे आप मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, वो इंसान मेरी माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए मैं इससे बिल्कुल माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ बहस करना नहीं चाहता। जिस सुनकर शैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। शैन सोचने लगता है, इस लड़के ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, इन सभी लोगों के सामने इसने मेरे ऑर्डर्स को ना मानकर मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। अब ये लड़का नहीं बचेगा, फ्यूचर में मैं इसको इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लूफी उस हार्ड ग्रास को खाने के बाद में कल्टिवेट कर रहा होता है। वो 3 दिन तक कल्टिवेट करता है। 3 दिन बाद में जब वो उठता है, लूफी सोचने लगता है, मैं कल्टिवेशन में काफ़ी हाई लेवल पहुंच चुका हूँ, अब मेरा लेवल इतना ज़्यादा हाई है, मैं किसी भी मिड टियर की बीस्ट को बड़ी आसानी से केवल एक ही स्टेज में खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद में लूफी अपने उस रूम में से बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने दिखता है, उसके डैड किसी के साथ में बहस कर रहे होते हैं। लूफी के डैड अपने बड़े भाई से कहते हैं, मेरे बेटे को स्ट्रेंथरिक पूल के लिए भेजना चाहिए। भले ही मेरे बेटे की बोन फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लर्निंग स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। वो अगर स्ट्रेंथरिक पूल के लिए जाएगा तो टूर्नामेंट के अंदर कम से कम टॉप 3 पे तो आ ही जाएगा। लूफी के डैड का भाई कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरा बेटा ये ही ड्यूअल बोन फ्लेम के साथ में जन्म लिया था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर भी है। वो बोन फ्लेम वाले लोग जिनके अंदर ऑर्डिनरी बोन फ्लेम होती है, वो तो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा ही स्ट्रेंथरिक पूल के लिए जाएगा। इसी तरह से उन दोनों के बीच बहस हो रही होती है। तभी लूफी उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है, स्ट्रेंथरिंग पूल के लिए ठीक है, आप चाहे तो यूही को भेज सकते हैं, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर लूफी के डैड कहते हैं, लूफी तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, मैं केवल तुम्हारे लिए यहाँ पर बहस कर रहा हूँ और तुम खुद ही पीछे हट रहे हो, मुझे इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। लूफी कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, यूही बिना स्ट्रेंथरिंग पूल के लिए गए इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा।
और काफी जल्दी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं स्ट्रेथिंग पूल के अंदर बिना गए भी इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैं टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग कहते हैं काफी घमंडे से। लूफी के डैड कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लूफी एक जंगल के अंदर आता है। लूफी के सामने एक पत्थर पड़ा होता है। लूफी उस पत्थर को बड़ी सेंस उठा लेता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। फिर लूफी कल्टिवेशन करने बैठ जाता है और सोचने लगता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। स्ट्रेथनिंग पुल के लिए केवल वो लोग जाते हैं जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक होती है और उन्हें उसे इंक्रीज करना होता है। लेकिन मेरी तो पहले ही काफी ज्यादा हाई है। मुझे स्ट्रेथनिंग पुल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं उसके बिना भी इस टूर्नामेंट के अंदर काफी कुछ कर पाऊंगा। ये सोचते हुए लूफी कल्टिवेशन करना शुरू करता है। वो कल्टिवेशन करते हुए काफी सारे स्किल्स को सीखता है और काफी सारे स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाने लगता है। इसके बाद में लूफी जाड़े स्वॉर्ड आर्ट को सीखने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो एक आदमी के पास में जाता है जिसको ये स्किल आती है। लूफी से वो सब कुछ बताता है। वो आदमी लूफी से कहता है तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो, लेकिन इसे सीखना हर किसी की बस की बात नहीं है। केवल 7th प्रैक्टिशनर लेयर और उसके ऊपर के लेयर के कल्टिवेटर ही इस स्किल को सीख सकते हैं। लूफी कहता है मेरे को ये सब पता है, लेकिन मेरे पास में बिल्कुल भी इसका टाइम नहीं है। टूर्नामेंट आ रहा है, उससे पहले मैं स्किल को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी एक बुक निकालता है और उसे लूफी देते हुए कहता है मैं ये बुक तुम्हें देता हूँ, तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो। मुझे पूरा यकीन है इस बुक से तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। वो खुश होता हुआ उस आदमी के हाथ में से उस बुक को ले लेता है और फिर उसे थैंक यू कहने लगता है। इसी समय लूफी को अपने पीछे कुछ लोग भागते दिखाई देते हैं। वो भागते हुए कहते हैं जल्दी से चलो, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। यूही वहाँ पे बहुत अच्छा कमाल कर रहा है। जिसको लूफी भी उस तरफ जाता है। वो वहाँ पर उसको देखता है। यूही ने एक बहुत बड़े पत्थर को उठा रखा है जिसका वजन 750 किलो है। ये देखकर सामने बैठे हुए डेसिपल और सभी कल्टिवेटर जो कि यूही को देख रहे होते हैं वो सब कहते हैं यूही तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने इतने बड़े पत्थर को उठा रखा है। सच में स्ट्रेथनिंग पुल के कारण इसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तभी यूही की नजर लूफी बढ़ती है। यूही उस पत्थर को नीचे रखता है और फिर लूफी से कहता है लूफी मेरी पावर के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया है, चलो फाइट करते हैं, इस बार देखते हैं कौन जीतेगा। लूफी वहां जाने लगता है और फिर यूही से कहता है नहीं अभी नहीं, टूर्नामेंट आ रहा है, टूर्नामेंट में तुम मुझसे फाइट करने का मौका मिलेगा। ये कहते ही लूफी फंस जाने लगता है। यूही कहता है मुझे पता था तुम डर गए हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, टूर्नामेंट आ रहा है, उसी में हम दोनों आपस में फाइट करेंगे। उसके बाद में वैसे डिसाइड हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। इसी समय बाकी डिस्पर्स लूफी को देख कहते हैं इस लड़के लूफी ने स्ट्रेथिंग पुल के अंदर जाने का अपना मौका यूही को दे दिया। इस वजह से यूही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वहीं लूफी अभी भी कमजोरी रह गया है। अब किसी भी हाल में वो उस टूर्नामेंट के अंदर नहीं जीत सकता है। इसी समय बाकी और भी कल्टिवेटर भी स्ट्रेथिंग पुल से लौटने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिनमें से ग्वेनपेंग भी होता है। ग्वेनपेंग की पावर में काफी इंक्रीमेंट आया है। अब वो 900 पाउंड की पावर को अचीव कर चुका है। इसके बाद में अगले सीन में हम लूफी को उसे घर पे देखते हैं। लूफी अपने रूम में बैठे कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी गेट पे कोई नॉक करता है। नॉक करके लूफी के डैड अंदर आते हैं और लूफी को एक पिल देते हुए कहते हैं ये एक स्पेशल रिसोर्स है, इसका नाम सीक्रेट स्नो पिल है, मैं ये तुम्हें देता हूँ। लूफी कहता है क्या सीक्रेट स्नो पिल, इसकी कीमत तो 1000 गोल्ड कॉइन होती है, ये बहुत ज्यादा महंगी है। लूफी के डैड कहते हैं नहीं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, तुम्हें स्ट्रेथिंग पुल के अंदर जाने का मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे किसी और को दे दिया। इसके बदले में तुम केवल इसे कंपनसेट समझ लो, और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, जितने भी पैसे हैं, वो सब के सब मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर सकता हूँ। ये स्नो पिल तो कुछ भी नहीं है। लूफी कहता है डैड आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, इस टूर्नामेंट के अंदर मैं बहुत ज्यादा अच्छा करूंगा। लूफी के डैड कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो अब मैं यहाँ चलता हूँ, तुम आराम से कल्टिवेशन करो। फिर लूफी अपने हाथ में एक स्नो पिल को निकालता है, उसे खाता है और फिर कल्टिवेशन शुरू कर देता है। लगभग 2 घंटे तक कल्टिवेशन करने के बाद में लूफी चीप प्रिडिक्शन के 6th लेवल को पार कर लेता है। फिर लूफी सोचने लगता है ये स्नो पिल काम कर रही है, मेरा कल्टिवेशन ठीक तरह से हो रहा है। इसके बाद में अगला दिन हो जाता है। लूफी को उसकी मॉम और डैड देखते हैं और वो दोनों लूफी को देख के बहुत चौंक जाते हैं। वो लूफी से कहते हैं ये सब कैसे हुआ, तुम 6 चीप प्रिडिक्शन के 6th लेवल को केवल एक ही रात में पार कैसे कर गए, कहीं हम कोई सपना तो नहीं दिख रहे। लूफी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये कर दिया है और ये सब कुछ सच है। लूफी के डैड कहते हैं अब ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं है, चलो अब तुम कॉम्बैट ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। हमारे पास बहुत सारे बीस्ट है जिन्हें हमने जंगलों से पकड़ा है, तुम उनसे फाइट कर अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। लूफी कहता है नहीं मैं ऐसा रखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करनी है, वो जैसी है वो काफी ठीक है। लूफी के डैड कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स है वो सब के सब यही कर रहे हैं, वो सब के सब अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और तुम तो उल्टा ही कह रहे हो, तुम्हें अपनी कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज ही नहीं करनी, क्या बकवास कर रहे हो तुम। लूफी कहता है चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो पहले हम ये कर लेते हैं।
इसके बाद में लूफी एक जगह पहुंचता है। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा गेट होता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर है। गेट खुलता है। गेट खुलते ही एक मॉन्स्टर तुरंत लूफी को अटैक कर देता है। लूफी बिल्कुल घबराता नहीं है। लूफी अपनी तलवार निकालता है और फिर अपनी तलवार को जोर से घुमा देता है। उसके साथ करते ही केवल एक ही स्लैश में वो मॉन्स्टर मर जाता है। ये देखकर लूफी की मॉम और डैड बहुत ज्यादा झुक जाते हैं। मॉम कहती है, ये तो कमाल ही हो गया, हमें तो कभी पता ही नहीं पड़ा कि हमारा बेटा इतना ताकतवर है। लूफी के डैड कहते हैं, हाँ मुझे भी कभी पता ही नहीं पड़ा। लूफी को सच में कॉम्बैट ट्रेनिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी अभी से ही बहुत ज्यादा शानदार है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ दिनों बाद दिखाते हैं। टूर्नामेंट काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। हर फैमिली ने अपनी फैमिली के कल्टीवेटर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। सबसे पहले हम यंग फैमिली को दिखाते हैं जिन्होंने इन 2 लोगों को बुलाया है। ये सबसे पहले यंका से बात करते हैं और उसे कहते हैं, यंका तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर 1 रैंक पर आओगे। यंका कहता है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आराम से नंबर 1 रैंक पे आ सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इसके बाद में ये दोनों बंदे यंकू से बात करने लगते हैं। वो यंकू से कहते हैं, यंकू तुम भले ही स्ट्रेंगेथ पुल के ऊपर नहीं गए थे लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है तुम टॉप 5 में तो आ ही जाओगे। यंकू कहता है, मैं तो टॉप 10 का सोच के बैठ रहा था। टॉप 10 में तो मैं किसी तरह से आ सकता हूँ लेकिन टॉप 5 में आना ये बहुत मुश्किल होगा। वो गाइड कहने लगते हैं, इस टूर्नामेंट में जीतना केवल पूरी तरह से तुम्हारे स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। टूर्नामेंट में जीतना इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से यूज करते हो। तुम्हारे पास जितनी स्ट्रेंथ है अगर तुम उसको भी सही तरह से यूज करोगे तो इस टूर्नामेंट में काफी ऊंची जगह पर अपनी पोस्ट को लेके आ सकते हो। इसके बाद में हम एक ग्यून फैमिली दिखाते हैं। ग्यून फैमिली में भी इन 2 लोगों को बुलाया है। एक का नाम है ग्यून हैंग और दूसरे का नाम है ग्यून जुई। गुजुई पूछती है, इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ग्यून फैमिली कल्टीवेटर्स कहते हैं, यंग का है, इस टाइम सबसे ज्यादा ताकतवर है वो यंग फैमिली का है और उसकी पावर 1000 पाउंड से भी ज्यादा है। काफी ज्यादा चांसेस है वो उस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस पे आएगा। ग्यून हुई कहती है, केवल इसलिए क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, उसके पास में 1000 पाउंड की पावर है, इसका मतलब ये नहीं वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। अपनी कॉम्बैट स्किल के अंदर थोड़ा सुधार लाओ, उसके बाद में हो सकता है तुम भी फर्स्ट प्लेस पे आ जाओ। तभी ग्यूनहोंग कहता है, यंका के अलावा और कौन है जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर आगे निकल सकता है? ये सुनकर ग्यून फैमिली का एक डेस्पल बोलता है, एक लड़का है जिसका नाम लूफी है, उसने ग्यून पेंग को बहुत बुरी तरह से हराया था, उसने ग्यून पेंग को पटक पटक के मारा था। ये सुनकर ग्यून पेंग उस डेस्पल की तरफ घूर के देखने लगता है और फिर कहने लगता है, मैं उस फाइट के अंदर हारा क्योंकि मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैंने उस लड़की को थोड़ा कम समझ लिया था, ये गलती मैं इस बार नहीं करूंगा। अगर वो लड़का मेरे सामने आएगा तो जरूर से मेरा तो मारा जाएगा, मैं इस बार उससे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। तभी ग्यूनजुई कहती है, वो लड़का लूफी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी बोर्न फिल्म के साथ में है। ऑर्डिनरी बोर्न फिल्म के साथ वाले लोगों को कोई भी गाइड नहीं करता है, उनको गाइड करना पूरी तरह से बेकार समझा जाता है, इसलिए इस टूर्नामेंट के अंदर उसे किसी भी तरह खतरा नहीं है। यहाँ से सीन ली फैमिली शिफ्ट होता है। ली फैमिली ने शैनही नाम के एक बंदे को बुलाया है। जैसे शैनही ली फैमिली के घर के गेट के बाहर पहुंचता है, लूफी के डैड खुद उसे लेने के लिए आते हैं और फिर शैनही को बताते हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी फैमिली से 2 बंदे 2 कल्टीवेटर भाग ले रहे हैं। एक का नाम है यूही जो कि ड्यूअल बोन फेम के साथ में है। ये सुनो शैनही कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरा कौन है? लूफी के डैड कहते हैं, दूसरा मेरा बेटा है जिसका नाम लूफी है, वो ऑर्डिनरी बोन फ्रेम के साथ में है। जिसको शहनी कहता है, ऑर्डिनरी बोन फ्रेम ये तो बिल्कुल बकवास है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। लूफी के डैड कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बेटा भले ही ऑर्डिनरी बोन फ्रेम के साथ में हो लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो उस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकता है। ये सुनकर शहनी का मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी वो कह देता है, चलो ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। इसके बाद में अगले सीन में हम शहनी को एक ग्राउंड में देखते हैं, उसके सामने युआन ही और लूफी खड़े होते हैं। शेन युआन ही से कहता है, युआन ही तुम सबसे पहले मुझ पर अटैक करो, मुझे दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। युआन ही वैसा ही करता है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर शहनी की तरफ भागने लगता है और शहनी पर जोर से अटैक कर देता है। जैसे ही युआन ही शहनी के काफी ज्यादा पास पहुंचता है, शहनी अपनी तलवार घुमा देता है, उसके साथ करते ही युआन ही के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है और जोर से हवा में उछल जाती है। ये देखकर युआनी बहुत चौंक जाता है, वो कहने लगता है, ये सब कैसे हुआ? शहनी कहता है, ये एक फाइट है, इस फाइट के अंदर केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होगा, अच्छे से सोचो कि तुम किस तरह का अटैक करने वाले हो। तुम्हें खुद के साथ साथ में अपोनेंट की चाल के बारे में समझ में आना चाहिए। जैसे कि गलती तुमने इस चाल में की, तुमने मुझ पर अटैक किया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या अटैक करने वाला हूँ। जब तुम्हारी तलवार मेरी तलवार के पास पहुंची, मैंने तलवार घुमा दी जिससे तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ में से छूट गई, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया था तुम्हारे हाथ में ठीक तरह से पकड़ नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे हाथ में से तुम्हारी तलवार छूट गई
और यही तुम्हारी हार थी। ये कहते हुए शेन लगातार युआन ही को कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, उसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान लूफी के ऊपर नहीं होता। लूफी भी उस क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। लूफी सोचता है मुझे तो ये सब पहले से पता है, जो ये गाइड हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है वो सब तो मैं काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। इसके बाद में हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। शेन उस ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन इस टाइम पर उसके सामने केवल युआन ही है। लूफी वहाँ से गायब है। युआन ही शेन से कहता है लूफी यहाँ पर नहीं आया है। ये सुनकर शेन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मैं जानता था वो नहीं आएगा, वैसे भी जब वो यहाँ पर था तो केवल अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। वो बिल्कुल बेकार है। ऑर्डिनरी बोन फ्रेम वाले लोग बिल्कुल बेकार होते हैं, उनके ऊपर केवल टाइम वेस्ट हो सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हर फैमिली ने इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले अपने कल्टिवेटर्स को गाइड करने के लिए कुछ गाइड्स को बुलाया है। ली फैमिली भी एक गाइड को बुलाती है जिसका नाम शेन ही है। जब शेन ही को पता पड़ता है लूफी ऑर्डिनरी बोन फ्रेम के साथ में है, तब शेन ही लूफी को कुछ भी गाइड करने से मना कर देता है। लेकिन थोड़ा जल्द परेशान होने पर शेन ही मान जाता है, लेकिन फिर भी वो लूफी के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता। वो अपना सारा ध्यान जून ही पे रखता है और उसे ही टूर्नामेंट के लिए अच्छी तरह से गाइड करने लगता है। इस सब से लूफी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लूफी सोचता है ये गाइड जो कुछ भी जून ही को सिखा रहा है वो सब तो मुझे पहले से आता है, मैं यहाँ पर रुककर अपना टाइम वेस्ट ही करूंगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं अब से इस क्लास के अंदर ना आऊँ। इसी वजह से लूफी इस क्लास के अंदर ना बंद कर देता है, जिस वजह से शेन ही बहुत ज़्यादा खुश जाता है। शेन ही भी सोचता है बहुत अच्छा हुआ, अब वो लड़का लूफी नहीं आएगा, उसके ऊपर वैसे भी मैं अपना टाइम वेस्ट ही करने वाला था, अब मैं अपना पूरा ध्यान यूही को तैयार करने में दे सकता हूँ। इस सब से यूही बहुत खुश होता है। वो सोचता है अब से लूफी इस क्लास के अंदर नहीं आएगा, गाइड पूरा ध्यान मेरे ऊपर देगा, मैं लूफी से आगे निकल जाऊंगा और लूफी पीछे ही रह जाएगा। इसी तरह सोचते हुए तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ से सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। लूफी एक पेड़ के पास में होता है। लूफी के हाथ में उसकी तलवार होती है। लूफी कहता है मुझे यहीं पर अपनी जाडेस फोर्स स्किल को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। उसके बाद में लूफी अपनी तलवार से ट्रेनिंग करना शुरू करता है। 3 दिन बीतते हैं और टूर्नामेंट शुरू होने में भी अभी 3 दिन बाकी है। सभी फैमिली के कल्टिवेटर्स जोर शोर से अपने कल्टिवेशन को सुधार रहे हैं और टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। ग्यून फैमिली कल्टिवेटर इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अपने एक ही अटैक से पत्थरों को तोड़ पा रहे हैं, और वहीं जैक फैमिली कल्टिवेटर्स बीस्ट के अंदर फाइट करके अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्लाउड में सिटी को दिखाते हैं जिसके पास में कोई भी स्ट्रेंथनिंग पुल नहीं है। ये सोचते हुए वहाँ के सारे डिस्पल्स बहुत ज़्यादा नाराज है। वो सभी कहते हैं बाकी 4 फैमिलीज के पास में स्ट्रेंथनिंग पुल है जिसकी मदद से उनके डिस्पल्स ने अपनी पावर को बढ़ा लिया है, वही हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम खुद की पावर कैसे बढ़ाएं। ये सुनकर एक कल्टिवेटर जिसका नाम हीपिंग है वो कहता है ऐसे बेकार की बातें बंद करो, तुम्हें इस तरह शिकायत करने की जरूरत नहीं है। इस तरह शिकायत करने से अच्छा है हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और खुद को ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएं। हीपिंग की ये सब बातें सुनकर वहाँ पर एक और कल्टिवेटर आ जाता है जिसका नाम शीफी है। वो वहाँ पर आकर हीपिंग से कहता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें ली फैमिली का सीन दिखाते हैं। लूफी अपने जाडेस सोल स्किल को अच्छी तरह से ट्रेन कर रहा होता है। लूफी जब ये ट्रेनिंग कर रहा होता है उसी टाइम पर एक डिसिपल लूफी को देख रहा होता है। वो लूफी को देख के सोचता है मुझे लूफी का एक बार टेस्ट लेके देखना चाहिए, देखते हैं उसके लिए कितनी पावर आई है। ये सोचते हुए डिसाइपल एक तलवार उठा लेता है और फिर लूफी के पास जाकर कहता है लूफी मुझसे फाइट करो, देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। ये कहते हुए डिसिपल लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी बड़ी आसानी से अपनी तलवार यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर एक ही झटके से अपनी तलवार घुमाकर उस डिसिपल की तलवार को उस खत्म छोड़ा देता है और उसे दूर जमीन पर गिरा देता है। फिर लूफी अपनी तलवार को उस डिसिपल की गर्दन पर रख देता है। इससे वो डिसिपल बहुत डर जाता है। वो कहता है लूफी तुम बहुत ताकतवर हो, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं मान गया, तुमने इस जाडेस और स्किल को काफी जल्दी सीख लिया है, प्लीज मुझे बताओ तुमने ऐसा कैसे किया। लूफी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इसे काफी जल्दी सीख लिया है, लेकिन ये तो केवल फर्स्ट स्टेप है और साथ ही में मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये मैंने कैसे किया, ये एक सीक्रेट है। इसके बाद में शाम हो जाती है। हम लूफी को एक ग्राउंड के अंदर लेटा हुआ देखते हैं। लूफी अपना हाथ आसमान की तरफ देखता है और तारों की तरफ देखने लगता है। लूफी उन तारों को देख कहता है इनमें से एक भी तारा मुझसे बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी ब्राउन फ्रेम के साथ में हूँ, इसी वजह से लोग मुझे काफी ज्यादा कम समझते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मैं सबको साबित कर दूंगा कि ऑर्डिनरी बोन फ्रेम के होने के बावजूद भी मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हूँ और एक बहुत शानदार कल्टिवेटर भी हूँ। इसके बाद में वो दिन आ जाता है जिस दिन वो टूर्नामेंट होना है। सभी फैमिलीज के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। एक एल्डर कहता है सभी कल्टिवेटर्स तैयार हो जाइए, कौन सा कल्टिवेटर किस कल्टिवेटर से फाइट करेगा ये पूरी तरह लॉटरी पर डिपेंड करेगा, जिसका लॉटरी का नंबर आ जाए वो सब के सब तुरंत यहाँ सामने आकर अपनी फाइट शुरू करें। फिर हम लूफी को देखते हैं। लूफी वहीं पर होता है। लूफी इधर देखता है और फिर सोचने लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग आए, बहुत सारे कल्टिवेटर है जो कि इस टूर्नामेंट में पार्ट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ली फैमिली इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ कर सकती है, किसी को भी हमसे कुछ खास उम्मीद नहीं है। तभी वो एल्डर की लॉटरी निकालता है जो कि ली फैमिली की एक डिसिपल की होती है।
इस डेसिबल की फाइट शीफी से होना डिसाइड होता है। वो दोनों के दोनों उस फाइटिंग एरिना में चढ़ते हैं। ली फैमिली का डेसिबल शीफी को देखकर बहुत उतराने लगता है। वो उसे कहने लगता है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है। तुम पहले राउंड में ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। शीफी कहता है, बातें बंद करो और फाइट शुरू करो। ये सुनकर ली फैमिली का डेसिबल पहले आगे बढ़कर अटैक करता है। शीफी बड़ी आसानी से थोड़ा सा पीछे होकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद में शीफी ली फैमिली के डेसिबल पर अटैक करता है। ली फैमिली का डेसिबल अपनी तलवार को यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करता है। इसके बाद में शीफी तुरंत अपनी तलवार से पीछे लेकर वापस से ली फैमिली के डेसिबल पर अटैक कर देता है। ये देखकर ली फैमिली का डेसिबल बहुत चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे। ये सोचते हुए डेसिबल फिर से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ठीक तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता और वो उछल के दूर जाके गिर जाता है। और इसी के साथ इस फाइट में शीफी की जीत हो जाती है। फिर शीफी ली फैमिली के उस डेसिबल को आता है और उसे कहता है, क्या ली फैमिली के सारे डेसिबल जितने भी कल्टीवेटर्स है वो सारे इतने कमजोर है। तुम तो एक मजाक हो। तुम्हारा तो यहाँ पर रुकना भी बिल्कुल भी सही नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अपनी फैमिली के डेसिबल की ऐसी हालत देखकर युआनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। युआनी कहता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। शीफी ने बिल्कुल सही नहीं किया। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे कल्टीवेटर्स जो कि अभी हंस रहे हैं, ये सब के सब या तो बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे या फिर मेरे टैलेंट को देखकर उसमें तालियां बजाएंगे। तभी लूफी युआन हे के पास में आता है और उसे कहता है, युआन शांत हो जाओ, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। पहले ही हमारा इंप्रेशन यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, उसे और ज्यादा बिगाड़ना मत। युआनी कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा, तुम मेरे को मत सिखाओ। युआनी ये कह रहा होता है। इसी समय ली फैमिली का एक डेसिबल उस फाइट में हार जाता है। इसी के साथ युआनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर युआनी की बारी आती है। युआनी जल्दी से उस एरिया में आता है। युआनी की फाइट स्टार्ट होती है। सामने वाला डेसिबल पहले युआनी पर अटैक करता है। युआनी बड़ी आसानी से अटैक को डॉच करता है और फिर उस डेसिबल के ऊपर अपना अटैक करता है। जैसे युआनी का एक अटैक उस डेसिबल पर पड़ता है, वो डेसिबल दूर जाके जमीन पे गिर जाता है और इसी के साथ युआनी की जीत जाती है। इसके बाद में बारी लूफी की आती है। लूफी की फाइट गुआन फैमिली के डेसिबल के साथ में होती है। वो डेसिबल लूफी से कहता है, गुआन सुई ने तुमसे कुछ कहने के लिए कहा है। उसने कहा, गो टू हेल। ये कहते हुए डेसिबल लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉच करता है और बिना किसी तलवार का यूज किए उस डेसिबल को उस फाइट में हरा देता है। ये देखो सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहने लगते हैं, लूफी तो बहुत कमाल का है, उसने बिना किसी तलवार का यूज किए इस डेसिबल को हरा दिया। इसी तरह से और भी फाइट होती है और इसी के साथ ये फर्स्ट राउंड खत्म होता है। फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद में ओनली 40 डेसिबल इस टूर्नामेंट के अंदर बचते हैं। बाकी सारे डेसिबल्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। ली फैमिली के केवल 2 डेसिबल्स इस टूर्नामेंट के अंदर बचे हैं, एक लूफी और दूसरा युआनी। अब इन 40 में से 20 डेसिबल अगली स्टेज पे जाएंगे और उन 20 में से 5 डेसिबल उसके अगली स्टेज में। इसी के साथ सेकंड राउंड शुरू होता है। सेकंड राउंड में लूफी की फाइट गुआन फैमिली के डेसिबल गुआन पेंग के साथ में होती है, जिसको लूफी ने एक बार पहले भी फाइट में हराया है। इसके बाद में लूफी और गुआन पेंग दोनों उस एरिया के अंदर आते हैं। गुआन पेंग लूफी से कहता है, तुमने पिछली बार मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। लूफी कहता है, सपने देखो, मैं एक बार तुम्हें हरा चुका हूँ, दूसरी बार भी हरा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ उन दोनों में फाइट शुरू होती है। गुआन पेंग पहले आगे बढ़कर लूफी के ऊपर अटैक करता है। लूफी तुरंत अपनी तलवार से गुआन पेंग के अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। ये देखकर गुआन पेंग बहुत चौंक जाता है। वो कहता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम इतनी आसानी से मेरे अटैक को डॉच कैसे कर पाए। इस फाइट को देखकर एक एल्डर कहता है, सच में ये काफी ज्यादा शानदार है। एक अटैक को डॉच करना और आसानी से अटैक को डॉच करना, इन दोनों में काफी फर्क होता है। ये लड़का इस अटैक को काफी आसानी से डॉच कर पा रहा है। तभी गुआन पेंग जोर से हवा में चलता है और लूफी के ऊपर एक साथ कई सारे अटैक कर देता है। गुआन पेंग का ये अटैक भी लूफी के लिए ज्यादा बड़ा नहीं होता। लूफी बड़ी आसानी से इन सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। इसी समय लूफी को अपने माइंड में एक एल्डर की आवाज देने लगती है। ये आवाज है, मेरा नाम गुआन टोंग है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मेरी रेस्पेक्ट को रखते हुए तुम इस टेस्ट के अंदर हार जाओ और गुआन पेंग के सामने सरेंडर कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ये कहते हुए गुआन टोंग नाम का एक एल्डर लूफी से अपनी टेलीपैथी पावर को यूज करते हुए बात कर रहा होता है। इस आवाज को सुनकर लूफी का थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है और यही मौका देखकर गुआन पेंग लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। एकदम एंड टाइम पर लूफी का उस अटैक पे ध्यान जाता है। लूफी तुरंत अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक करता है और घसीटता हुआ काफी पीछे तक आ जाता है। इसी के साथ ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग लूफी को चेयर करने लगते हैं। वो सभी चिल्लाने लगते हैं, लूफी हरा दो उसे, अब उसे तुम पर एक भी अटैक मत करने देना, जल्दी आगे बढ़ो। अब लूफी जैसे चिकन जाग रहा था, जैसे लूफी की आवाज आती है लूफी तुरंत अपनी तलवार जोर से घुमाता है। उसके साथ करते ही उस तलवार में से एक एयर ब्रश निकलता है और इससे गुआन पेंग सीधे उस एरिना से बाहर गिर जाता है और इसी के साथ इस फाइट में लूफी जीत जाती है। फिर लूफी गुआन फैमिली के एल्डर से यही कहता है, गुआन फैमिली क्या शर्मनाक हरकत थी ये, इस हरकत के ऊपर आप सभी को शर्म आनी चाहिए। जिसमें वो एल्डर गुआन टोंग अपने साथी एल्डर से कहता है, इस लड़के ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मेरे बेटे को इस टूर्नामेंट में हराकर इसने उसका पूरा फ्यूचर खराब कर दिया है। इसके बाद में सीन थोड़ा टाइम बाद शिफ्ट होता है। अगली फाइट लूफी और शीफी की होती है। दोनों एरिना में जाते हैं। शीफी लूफी से कहता है,
तुमने लगातार 2 फाइट जीत ली है, इससे पता पड़ता है तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन यहीं पर तुम्हारा अंत होगा। इसके आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे, मैं तुम्हें हरा दूंगा। लूफी कहता है सेम यही बात मैं भी कह सकता हूँ। तुमने 2 फाइट जीत ली है, तुम्हारे लिए इतना काफी है, हार मान लो। शिफी कहता है बातें बंद करो और फाइट शुरू करो। ये कहते हुए शिफी लूफी की तरफ भगता है और लूफी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। शिफी एक साथ कई सारे स्लैश लूफी के ऊपर मारता है। लूफी बड़ी आसानी से अपनी तलवार घुमा घुमा कर उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है। शिफी कहता है छोटे मोटे अटैक्स को ब्लॉक करके ज्यादा खुश मत हो, अब इसे ब्लॉक करके बताओ। ये कहते हैं शिफी फिर से लूफी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। इसी समय लूफी एक अटैक करता है और कहता है पीछे हटो। इसी के साथ लूफी की तलवार सीधे जाकर शिफी की तलवार बढ़ती है और शिफी के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और दूर जाकर गिर जाती है। इसके बाद भी शिफी रुकता नहीं है। शिफी उछलकर लूफी के ऊपर अपनी लात मारने की कोशिश करता है। लूफी कहता है ऐसे कुछ भी नहीं होगा, तुम इस तरह से मुझे नहीं हरा सकते हो। ये कहते हुए लूफी भी शिफी के ऊपर अपनी लात मारता है। इससे पहले कि शिफी की तलवार लूफी की पड़ती है, लूफी की तलवार शिफी की पड़ चुकी होती है। शिफी को ठीक तरह से अटैक करने का मौका नहीं मिलता। लूफी की किक की फोर्स से शिफी उछल के उस एरिना से बाहर जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, देखा तुमने, उसने शिफी को हरा दिया, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ यूही एक एल्डर के पास में बैठे बैठे दिख रहा होता है। वो एल्डर यूही से कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इसे हरा सकते हो? यूही कहता है पता नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और इसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा। टूर्नामेंट के नियम बताया जाता है। पहला नियम, कोई भी कल्टिवेटर अपने अपोनेंट को जान से नहीं मार सकता। दूसरा नियम, हर एक कल्टिवेटर इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 4 बार किसी भी कल्टिवेटर से हार सकता है। जब तक वो कल्टिवेटर 4 बार नहीं हार जाता तब तक उस पर से मौका है वो वापस से उस टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बनाए। जैसे ही कल्टिवेटर 5 बार हारेगा उसको इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इन्हीं नियमों के साथ में टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। लूफी की फाइट शिफी से होती है जिसमें लूफी बड़ी सेंस जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। लूफी के इतने शानदार प्रोफेशनल देखकर लूफी का भाई युआन भी बहुत चौंका हुआ होता है। युआन के पास बैठा हुआ एक एल्डर युआन से कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इसे हरा पाओगे? युआन कहता है पता नहीं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं जीत पाता हूँ या नहीं। ये सुनकर एल्डर कहता है तुम लूफी की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपना पूरा ध्यान अपनी फाइट के ऊपर लगाओ। लूफी क्या करना है वो मैं देखता हूँ। लूफी के पास में ऑर्डिनरी बोन फ्रेम है, वही तुम्हारे पास में ड्यूअल बोन फ्रेम है, इसलिए तुम्हारे पास इस टूर्नामेंट के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेज है। अब इसी एडवांटेज का यूज मैं सही जगह पे करने वाला हूँ। मैं कुछ कोशिश करके देखता हूँ जिससे लूफी इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले ले। उस एल्डर के इतना कहने के साथ ही टूर्नामेंट और आगे बढ़ने लगता है। लूफी की शायद बहुत सारी डेसिबल्स होती है जिनमें लूफी सबके सब में जीत रहा होता है और इसी समय युआन की फाइट भी बहुत सारी डेसिबल्स हो रही होती है जिसमें युआन काफी बुरी तरह से हार रहा होता है। लूफी एक के बाद एक कई सारी फाइट जीत जाता है, वहीं युआन एक के बाद एक कई सारी फाइट हार जाता है। एक बार तो ऐसा भी होता है जिसने युआन ही को हराया होता है, उसी अपोनेंट की फाइट लूफी से होती है और लूफी बड़ी आसानी से उसको हरा देता है। इसी तरह से काफी सारी फाइट होने के बाद में लूफी और युआन की आपस में फाइट होती है, वो दोनों आमने सामने आते हैं। इसके बाद में ऑडियंस चिल्लाने लगती है अब 2 भाइयों में फाइट होगी, अब पता पड़ेगा कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर लूफी और युआन ही दोनों एक दूसरे घूरने लगते हैं। इसी समय लूफी को ली फैमिली के एक एल्डर की औसत देने लगती है। ये एल्डर अपनी टेलीपैथी पावर को यूज करके लूफी से बात करता है। वो लूफी से कहता है ग्रेट ग्रैंडफादर चाहते हैं तुम इस फाइट के अंदर अपनी हार मान लो, इसके बदले में तुम्हें एक अच्छा कंपनसेट मिल जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, तुम्हें इनाम की कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, इनाम इतना शानदार होगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। लूफी सुनता है लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, बल्कि लूफी और ज्यादा अच्छी तरह से उस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। युआन लूफी से कहता है अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिला होता, मैंने 1-2 स्किल को और अच्छी तरह सीखा होता तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा देता। लूफी कहता है तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाते और अब बात करने से कुछ नहीं होगा, चलो फाइट करते हैं। इसी समय युआन आगे बढ़कर लूफी पे अटैक करता है। लूफी सोचने लगता है अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, कोई भी अब मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। ये सोचते हुए लूफी भी युआन की तरफ भागता है और अपनी तलवार से युआन के ऊपर अटैक कर देता है। युआन अपनी तलवार यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी का अटैक बहुत खतरनाक होता है। लूफी के अटैक से युआन की तलवार के टुकड़े हो जाते हैं और लूफी की तलवार सीधे युआन के सीने पे लगती है। इससे युआन मरता तो नहीं है लेकिन उसको खून बहने लगता है और साथ ही युआन साइड में गिर जाता है। इसी के साथ इस फाइट में लूफी की जीत होती है। इससे उस ग्रेट एल्डर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, लूफी ने मेरी इंसल्ट कर दी है, मैंने उससे कहा था इस फाइट के अंदर अपनी हार मान ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। अब इसकी सजा इसकी पूरी फैमिली को मिलेगी। इसके बाद में अगली फाइट शुरू होती है जिसमें लूफी की फाइट हुआंगसियो नाम की एक लड़की से होती है। जैसे लूफी और हुआंगसियो दोनों स्टेज पे आते हैं, हुआंगसियो बिना कुछ कहे लूफी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है। वो लूफी की तरफ भागती है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है। लूफी इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद भी आगे बढ़कर हुआंगसियो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हुआंगसियो थोड़ा घबरा जाती है, वो अपने अटैक को आगे पीछे ले लेती है और अपनी तलवार को लूफी के अटैक को ब्लॉक करने में लगाती है और फिर सोचने लगती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा,
ये मुझे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा। इस तरह से तो मैं इस फाइट में हार जाऊंगी। इसी समय लूफी अपना रग मूव चलता है, वो अपने हाथ थोड़ा सा घुमाता है। उसके ऐसा करने से होंगस्यू की तलवार उसके चेहरे से थोड़ा दूर हो जाती है, जिससे होंगस्यू का डिफेंस थोड़ा सा वीक हो जाता है। ये मौका देखकर लूफी अपनी तलवार को होंगस्यू की गर्दन पर रख देता है और इसी के साथ इस फाइट के अंदर लूफी की जीत जाती है। ये देखकर ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है, लूफी ने होंगस्यू को भी हरा दिया। होंगस्यू लूफी से कहती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास में ऑर्डिनरी बॉम्ब फ्रेम है, इसके बावजूद भी तुम में काफी ज्यादा पावर है। तुम अपनी पावर के साथ साथ में अपने माइंड को भी बिल्कुल सही तरह से यूज कर पा रहे हो। इसके बाद में अगली फाइट येंकाई और युआन की होती है, जिसमें येंकाई बड़ी आसानी से युआन को उस फाइट में हरा देता है और फिर उस एरिया से बाहर निकल जाता है। युआन जमीन में बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, इस समय पूरी गलती लूफी की है। अगर लूफी मुझसे उस फाइट के अंदर हार जाता तो मैं कम से कम टॉप 5 में तो आ ही सकता था, अब मैं टॉप 5 में भी नहीं आ पाया, मेरी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई है। तभी लूफी युआन से कहता है, जो लोग कचरा होते हैं वही अपनी गलती का ब्लेम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, जो कि तुम हो। इसके बाद में लूफी की फाइट गुआन हाउ नाम के एक बंदे से होती है, जो कि 4 बार इस टूर्नामेंट के अंदर हार चुका है। अब वो जैसे ही एक बार हो हारेगा, उसको उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ही लूफी और गुआन हाउ के बीच में फाइट शट होती है, गुआन हाउ लूफी से कहता है, लूफी हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है, लेकिन उस लड़ाई को हमें इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, अगर तुम इस बार इस एक फाइट में मुझसे हार जाते हो तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। ये सुनकर लूफी अपनी तलवार गुआन होंग की तरफ करता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। गुआन होंग कहता है, एक बार फिर से सोच लो, मेरी से दोस्ती करने पर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, काफी सारी चीजें जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी लूफी गुआन होंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है और फिर उससे कहता है, मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो उसे मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद हासिल कर सकता हूँ। इसी तरह से लूफी की इस फाइट में जीत जाती है और गुआन हाउ टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इसके बाद में इस टूर्नामेंट के अंदर केवल 5 कैंडिडेट बचते हैं, जिनमें से 3 पूरी तरह से अनबीटेबल रहे हैं, यानी वो अभी तक एक भी राउंड नहीं हारे हैं, जिनके नाम है येंकाई, लूफी और शेंटू। इसके अलावा बाकी जो 2 डिसिपल्स है जो कि टॉप 5 में आ पाए, वो सब कुछ राउंड हार चुके हैं। अब इन 5 डिसिपल के बीच फाइट होगी ताकि डिसाइड हो सके कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी के साथ इस टूर्नामेंट का लास्ट राउंड शुरू हो जाता है। लूफी की फाइट एक डेसिबल से होती है, लूफी बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में उसको फाइट में हरा देता है। इसी समय येंकाई भी कुछ डेसिबल से अंदर फाइट करके आता है, उन्हें हरा देता है। अब लूफी और येंकाई के बीच में लास्ट राउंड होना है, इन दोनों में से जो जीतेगा वो इस पूरे टूर्नामेंट को भी जीत जाएगा। इसी के साथ येंकाई और लूफी के बीच में फाइट शुरू होती है। येंकाई लूफी से कहता है, तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हो। लूफी कहता है, पहले फाइट शुरू करो, उसके बाद में पता पड़ेगा कि कौन कितना काबिल है। तभी येंकाई स्टार्टिंग में एक बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिसका नाम वाइपर आर्ट है। ये एक शॉर्ट टाइप का अटैक होता है, जिससे तलवार में से एक स्नैप टाइप का ओरा बाहर निकलने लगता है। लूफी इस अटैक को देखकर हल्का सा घबरा जाता है और फिर तुरंत खुद को शांत करके अपने जाड़े शॉर्ट आर्ट अटैक का यूज करता है और उसकी मदद से येंकाई के उस अटैक को ब्लॉक करता है। इसके बाद में वो दोनों पीछे की तरफ कूद जाते हैं। येंकाई सोचने लगता है, इसने कैसे किया, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया। फिर येंकाई लूफी से कहता है, लूफी अब तुमने मेरे पास में कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मुझे तुम्हारे ऊपर एक खतरनाक अटैक करना होगा। ये कहने का येंकाई अपनी तलवार सीधा पकड़ता है और फिर 7th क्यू कल्टेशन बस्टिंग नाम के किसी अटैक को करने की तैयारी करता है। लूफी इस बार भी इस अटैक के जवाब में भी अपने जाडे सोर्ड आर्ट का यूज करता है। फिर इसके बाद वो दोनों अपनी तलवार घुमाना शुरू करते हैं। उनकी तलवार में से स्लेश वेव बाहर निकलती है और एक दूसरे टकराने लगती है। लगभग सभी स्लेश वेव टकरा कर रुक जाती है, लेकिन लूफी एक एक्स्ट्रा स्लेश वेव मारता है जो कि येंकाई के पास से पहुंच जाती है। उस स्लेश वेव को देखकर येंकाई थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है, काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन सपने देखो, ये मेरे को छू भी नहीं पाएगा। ये कहते हुए येंकाई थोड़ा झुककर उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर येंकाई लूफी से कहता है, चलो अब इसे अच्छी तरह से खत्म करते हैं। इसके बाद वो दोनों पास में आते हैं और फिर पास की फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की तलवार इधर उधर घूमने लगती है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक को डॉज एंड ब्लॉक करते हैं। सारी ऑडियंस जो कि आसपास में बैठी होती है वो सबके सब जोरों से चिल्लाने लगती है। किसी को भी हर समय पता नहीं पड़ता कि कौन कब इस फाइट के अंदर जीत जाए। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है। हम देखते हैं येंकाई और लूफी दोनों की तलवारें आपस में टकरा रखी है, दोनों एक दूसरे की तलवारों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी येंकाई एक स्पेशल स्किल यूज करता है, वो थोड़ा सा हिलता है जिससे लूफी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है और जोन बिगड़ने लगता है। यही सही मौका देखकर येंकाई लूफी के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी इसके लिए तैयार होता है। लूफी तुरंत साइड में होकर इस अटैक को डॉज कर लेता है और भाग के येंकाई के पीछे आकर उसके पीछे एक जोर से लात मार देता है। येंकाई काफी तेज पड़ती है, येंकाई घसीटता हुआ काफी दूर तक आ जाता है, लेकिन वो एरिना से बाहर निकलने से पहले खुद को संभाल लेता है और वापस से खड़ा होने लगता है। इसी समय येंकाई कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लूफी भागकर येंकाई के पास में आता है
और उसके मुंह के ऊपर एक जोर से लात मार देता है। लूफी की एक किक जैसे ही जेंका की मूवी पड़ती है, जेंका उछल के सीधे उस एरिना से बाहर जाकर गिर जाता है और लूफी के इसी मूव के साथ में जेंका भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है और लूफी की इस टूर्नामेंट के अंदर जीत हो जाती है। लूफी बिना एक भी राउंड हारे इस पूरे टूर्नामेंट को जीत जाता है। वो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। उस टूर्नामेंट के टॉप 5 कल्टिवेटर्स डिसाइड हो चुके हैं। लूफी रैंक 1 पर है, जेंका रैंक 2 पर और वो लेडी कल्टिवेटर होंगसुई रैंक 5 पर है। लूफी को इनाम के रूप में 10,000 गोल्ड कॉइन और 2 गैदरिंग पिल की 2 बोतल्स दी जाती है, जो कि लूफी के आगे कल्टिवेशन में काम आएगी। इसके बाद में 3 दिन बीतते हैं। वो सभी लूफी और सारे कल्टिवेटर्स 3 दिन बाद चैगलैंड कल्ट की तरफ एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जिसमें लगभग आधा महीना लग जाता है। आधे महीने के बाद में वो चैगलैंड कल्टिवेशन पहुंचते हैं। ये एक तरह से कल्टिवेशन के स्कूल की तरह है, जिसमें सारे कल्टिवेटर्स एडमिशन लेना चाहते हैं। इस कल्टिवेशन स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसके अंदर टूर्नामेंट के जो कि अभी भी खत्म हुआ है उसके पॉइंट्स भी काउंट होते हैं। जब वो सारे कल्टिवेटर्स वहाँ पहुँचते हैं तब एंट्री एग्जाम शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले बोन फ्रेम टेस्टिंग की जाती है। इस एग्जाम के अंदर जिस कल्टिवेटर के अंदर केवल एक बोन फ्रेम होती है उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें 2 बोन फ्रेम होती है उसको 60 और जिसमें 3 बोन फ्रेम होती है उसको 70 पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले बारी लेडी कल्टिवेटर होंगसू की आती है। कल्टिवेटर्स को बस एक पत्थर के पास आके खड़ा होना पड़ता है। वो पत्थर खुद टेस्ट कर लेता है कि किस कल्टिवेटर के अंदर कितने बोन फ्रेम है। जैसे ही होंगसू उस पत्थर के पास खड़ी होती है, वो पत्थर जोर से चमकने लगता है, जिससे पता पड़ता है होंगसू के अंदर फ्लेम टाइप के ट्रिपल बोन फ्रेम है, जिससे होंगसू को 75 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद में लूफी की बारी आती है। लूफी जैसे उस पत्थर के पास खड़ा होता है, वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं चमकता, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज दिखाई नहीं देता। ये देखकर आसपास खड़े सारे कल्टिवेटर्स लूफी पे हंसने लगते हैं। एल्डर कहता है इसके अंदर ऑर्डिनरी बोन फ्रेम है, इसको 40 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद में सभी कल्टिवेटर्स को अपने बोन फ्रेम के हिसाब से अपने पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है। इस राउंड के अंदर सभी कल्टिवेटर्स को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है और फिर इन सभी कल्टिवेटर्स का काम होता है खुद से कुछ स्किल्स को सीखना। एक फिक्स टाइम के अंदर कल्टिवेटर जितने ज़्यादा स्किल्स सीख जाएंगे उनको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। सभी कल्टिवेटर सीखना शुरू कर देते हैं। हर कल्टिवेटर को इस राउंड को पार करने के लिए कम से कम 6 मूव्स को सीखना है। अगर वो 6 से कम मूव्स को सीखता है तो वो इस राउंड में फेल हो जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद में लूफी के ग्रुप का शेन 2 सबसे पहले आगे बढ़ता है और फिर पता पड़ता है उसने केवल 4 मूव्स को सीखा है, जिससे उसे 40 पॉइंट मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडी कल्टिवेटर होंगसू और येंकाई ने 9 मूव्स को सीख लिया है, इसलिए उन दोनों को 75 पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद में लूफी की बारी आती है। लूफी को देखकर सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। लूफी ने काफी सारी स्किल्स को सीख लिया है। एल्डर लूफी को देख कहता है इस लड़के ने 13 स्किल्स सीखा है, इसलिए इसे 120 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद में इस एंट्रेंस एग्जाम का थर्ड राउंड शुरू होता है, जिसमें उन्हें एक कोहरे से भरे हुए एरिया के अंदर जाना होता है और वहां से एक चीज को लेकर आना होता है, जो कि उस कोहरे से भरे एरिया के कहीं अंदर रखी हुई है। ये सुनने के बाद में लूफी और उसके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग बचे होते हैं वो सब उस कोहरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो सब उस कोहरे के अंदर जाते हैं, अंदर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। लूफी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कई 100 किलो का वजन है, इस जगह का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। फिर थोड़ा और अंदर जाने पर वो उस चीज को ढूंढने लगते हैं। इसी टाइम पर बहुत सारे डीमंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी कल्टिवेटर जोर से चलने लगते हैं। डीमंस का अटैक हो रहा है, सबके सब भागो, अपनी जान बचाओ। ये सुनकर कुछ कल्टिवेटर डर के मारे जोर से चलने लगते हैं और कुछ इधर से उधर भागने लगते हैं। इसके बाद में हमें उस कोहरे के बाहर से दिखाते हैं। कुछ एल्डर्स उस कोहरे को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है इस बार ये कोहरा काफी ज्यादा गहरा है, इस कोहरे की वजह से इन सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा और साथ ही इस कोहरे की वजह से अंदर की तरफ काफी सारे इल्यूजन बन जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो सब के सब कल्टिवेटर अब तक तो उस इल्यूजन के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके होंगे और इधर से उधर भागते हुए चिल्ला रहे होंगे। दूसरा एल्डर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये सब करना जरूरी भी है। चैंगलैंड कल्टिवेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए हर एक कल्टिवेटर को ये सब कुछ आना चाहिए और ये तो हर साल ही होता है। तुम देखना इनमें से 4 और 5 बोनफ्रेम वाले कल्टिवेटर ही इस टेस्ट को पार कर पाएंगे। इसके बाद में हमें इस कोहरे के अंदर लूफी को दिखाते हैं। लूफी के ऊपर बहुत सारे स्नेक बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं। लूफी अपनी तलवार घुमा घुमा के उन सभी को मार रहा होता है। उनमें से एक भी बीस्ट लूफी को छू भी नहीं पाता। वहीं इसी समय लेडी कल्टिवेटर होंगसुई इधर से उधर भाग रही होती है। वो भागते हुए सोचती है मैं यहाँ पर किसी भी तरह से मर नहीं सकती हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर हम देखते हैं होंगसुई के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए होते हैं। इसी टाइम पर उसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है। होंगसुई पीछे मुड़कर देखती है और फिर जोर से चीखती है। इसी के साथ हमें वापस से उस कोहरे के बारे में दिखाते हैं। एल्डर्स उस कोहरे के अंदर से किसी के भारे का इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम खत्म होने वाला होता है। एक एल्डर कहता है टाइम खत्म होने वाला है, अगर कोई सही टाइम पर बाहर नहीं निकल पाया तो उसे एक तरह से फेल ही माना जाएगा। इसी समय दूसरा एल्डर कहता है वहां देखो कोई बाहर आ रहा है।
फिर हमें भी उस कोहरे के अंदर एक शेडो दिखाई दे रही होती है। वो शेडो लगातार पास आ रही होती है। फिर हम देखते हैं ये लूफी है और लूफी के हाथ में कोई अजीब सा पेंडेंट जैसा कुछ है। वो एल्डर्स लूफी को देखकर ज्यादा खुश नहीं हो रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है ये लड़का ही क्यों। इसी के साथ ही बाकी कल्टिवेटर्स भी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है और ना ही उनके पास में वो अजीब सा पेंडेंट है। इसका मतलब वो सबके सब फेल हो चुके हैं। वो सब बहुत थके हुए होते हैं। वो हफ्ते हुए कहते हैं लूफी हमसे पहले बाहर निकल गया, मुझे पूरा यकीन है उसने कोई ना कोई चीटिंग की है। एल्डर्स कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूफी ने इस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब उसे फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी शाम हो चुकी है। लूफी एक होटल जैसी जगह पे आकर कुछ खाने लगता है। उसे पास ही में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि आपस में गुइन सुई के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुइन सुई लूफी की मंगेतर रह चुकी है। वो लोग कह रहे होते हैं गुइन सुई बहुत कमाल की है, उसको काफी सारी टेक्निक्स आती है, उसके पास में 4 स्टार वाटरबोर्न फ्रेम है, इसी वजह से वो बाकी कल्टिवेटर से काफी ज्यादा हाई है। वो हर टेक्निक को काफी ज्यादा जल्दी सीख जाती है। इसी तरह से वो लोग काफी देर तक गुइन सुई की तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि लूफी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लूफी सोचता है अब मुझे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और किसी भी तरह से गुइन सुई से आगे निकलना है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं। लूफी को चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर एडमिशन मिल चुका है। एक एल्डर लूफी से कहता है चैंगलैंड कल्टीवेशन में 10 तरह की टेक्निक सिखाई जाती है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो तुम किस टेक्निक को सीखना चाहते हो। ये कहते हुए एल्डर कुछ बुक्स की तरफ इशारा करता है। लूफी उन बुक्स के पास में आता है और रेड फायर टेक्निक नाम की एक बुक को सिलेक्ट कर लेता है और फिर सोचने लगता है स्काई बर्निंग टेक्निक क्वैंग कल्टीवेशन की सबसे शानदार टेक्निक है। स्काई बर्निंग टेक्निक टॉप 2 में आती है। इस रेड फायर टेक्निक को स्काई बर्निंग टेक्निक के बराबर समझा जाता है, इसलिए मुझे इसे सीखना चाहिए। ये सोचने के बाद में लूफी उसी बुक को सिलेक्ट कर लेता है और फिर वहां जाने लगता है। वो एल्डर लूफी को रोकता है और उससे कहता है तुमने काफी अच्छी टेक्निक को सुना है, इस टेक्निक के साथ में इस पिल्स को भी अपने साथ में रख लो और तुम्हें अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। लूफी उस बोतल को लेकर उस एल्डर से थैंक यू कहता है और फिर उस चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है। जैसे ही लूफी उस चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसे जाउली नाम का एक आदमी मिल जाता है। वो लूफी से कहता है बहुत जल्दी में हो, मैंने कहीं से सुना है तुम्हारा नाम लूफी है। लूफी कहता है नाम तो तुमने सही बताया है, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जाउली कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास में कुछ पिल्स है, ऐसी ही और कई तरह की पिल्स तुम अपने कल्टीवेशन में यूज करने वाले हो। अब से तुम्हारा काम है येलो रैंक मिड गेयर बीट हर महीने मुझे ला कर देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ इस पूरे कल्टीवेशन के अंदर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही मैं और ना ही कोई और। लूफी कहता है मुझे तुम्हारी इस ऑफर की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी कोई भी चीज दे सकता हूँ? ये बिल्कुल बकवास है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। ये सुनकर जाओली अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर लूफी से कहता है मैंने तुम्हें एक शानदार ऑफर दिया था, तुमने उसे रिजेक्ट करके एक गलती कर दी है। ये कहने के बाद में जाओली अपनी तलवार से लूफी पर अटैक कर देता है। लूफी भी अपनी तलवार निकाल लेता है और पहले उस अटैक को ब्लॉक करके और फिर अपनी तलवार को थोड़ा सा घुमाता है। उसके साथ करने से जाओली की तलवार एक जगह ब्लॉक हो जाती है। ये देखकर जाओली बहुत चौंक जाता है। वो सोचता है ये तो इस चैंगलैंड कल्ट के अंदर अभी नया नया आया है, इसके बावजूद भी इसे ये स्किल आती है, इसने मेरी तलवार को एक जगह पर स्टक कर दिया है। इसके बाद में जाओली कोई मूव चलने लगता है। इससे पहले ही लूफी अपना मूव चल देता है। लूफी अपनी तलवार घुमाता है और सीधे उसे जाओली गर्दन के पास में रोक देता है। इससे जाओली बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी टाइम पर वहाँ पे और भी कल्टिवेटर्स आ जाते हैं। वो लूफी को देख कहते हैं तुम्हारा ये मूव काफी ज्यादा शानदार था, अब जरा मुझे भी तुम्हारा स्वागत करने का मौका दो। ये कहते हुए उनमें से कल्टिवेटर जिसका नाम चेंडो है वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके पास में 4 स्टार वाटरबोर्न फ्रेम है। चेंडो अपनी तलवार से लूफी को अटैक करता है। लूफी अपनी तलवार से ट्रक को ब्लॉक करता है और फिर चेंडो की तलवार को साइड में कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चेंडो के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। चेंडो तुरंत अपनी तलवार को अपने सामने ले आता है और लूफी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर से लूफी को पीछे निकलकर लूफी पे अटैक कर देता है। लूफी इस अटैक को डॉज करता है और फिर सोचने लगता है इसका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, मेरा अटैक इससे भी ज्यादा शानदार है। ये कहते हुए लूफी वापस से चेंडो के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। चेंडो फिर से अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करता है। इस बार लूफी का मूव काफी ज्यादा अलग था। लूफी अपनी तलवार को अपने हाथ की फुल फोर्स से चेंडो की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लूफी की तलवार चेंडो की तलवार टकराती है, चेंडो बुरी तरह से कांप जाता है। इसी समय लूफी भागते हुए वापस से चेंडो के पास में आता है और अपनी तलवार के ऊपर जोर से लात मारता है। ये फोर्स सीधे उस तलवार से होता हुआ चेंडो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और चेंडो उछल के एक दीवार जाके टकरा जाता है। लूफी के इस अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उस दीवार के अंदर छेद हो जाता है और चेंडो उस दीवार को तोड़ते हुए उस दीवार के आर पार निकल जाता है। ये देखकर आसपास के कल्टिवेटर्स कहते हैं इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है। फिर लूफी अपनी तलवार को वापस से अपने मैन में रख लेता है और फिर सबसे कहता है क्या कोई और है जो कि मेरा स्वागत करना चाहे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लूफी कल्टिवेट कर रहा है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं लूफी अभी भी कल्टिवेट कर रहा है।
ऐसे ही लगभग आधे मिनट तक कल्टिवेट करने के बाद में लूफी अपनी रेड स्वॉर्ड टेक्निक को थर्ड लेवल पे पहुंचा देता है। इसके बाद में लूफी थोड़ा और कल्टिवेट करता है, लेकिन लूफी का कल्टिवेशन यहीं पे रुक जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद में लूफी इससे कल्टिवेट नहीं कर पाता। इसके बाद में लूफी येलो रैंक की स्ट्रेंथनिंग पिल्स खरीदता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और उन्हें खरीद के खा लेता है। इसके बाद भी लूफी कल्टिवेशन में कुछ खास सुधार नहीं आ पाता। लूफी सोचने लगता है, मुझे लगता है मैं अपनी बॉडी के पीक पे पहुंच चुका हूँ। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ 450 पाउंड की है। इस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं जितनी स्किल्स को जितने लेवल तक पहुंचा सकता था वहां तक पहुंचा चुका हूं। अब इसके कल्टिवेट करने के लिए पहले मेरे को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सुधारना होगा, उसके बाद ही मैं आगे कल्टिवेशन कर सकता हूं। चाहे मैं कितने भी रुपए कितनी पिल्स के ऊपर खर्च कर दूं, इससे कुछ भी नहीं होगा। मुझे भी किसी भी तरह अपनी फिजिक को सुधारना है। इसके लिए मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट, जो कि मुझे पता है कहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद हम लूफी को एक नदी किनारे देखते हैं। लूफी मछली पकड़ रहा होता है। कुछ ही देर में लूफी एक मछली पकड़ लेता है। उसके बाद में लूफी एक बड़े से पत्थर के पास में आता है और उस पत्थर के ऊपर जोर से अपना हाथ मारता है। उस पत्थर के बीच में एक क्रिस्टल होता है, जिसे देखकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। लूफी उस क्रिस्टल को देख कहता है, मुझे पता था ये क्रिस्टल मुझे यहीं पे मिलेगा। इसके बाद में अगले सीन में हम लूफी को मिशन हॉल नाम की एक जगह के बाहर देखते हैं। लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लूफी सोचता है, इस मिशन हॉल के मिशन कंप्लीट करने से मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं, जिससे मैंने कुछ तिलिस्मन खरीदा है, जिससे मुझे पूरा यकीन है मेरे कल्टिवेशन के अंदर काफ़ी सुधार आएगा और स्पीड इंक्रीज होगी। इसी समय वहाँ पर एक कल्टिवेटर रहता है जिसका नाम हुई लोंग है। वो लूफी को देख कहता है, लूफी आखिरकार तो मुझे मिल गए। इस टाइम पर यहाँ पे कोई भी एल्डर नहीं है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए हुई लोंग लूफी की तरफ बढ़ रहा होता है। लूफी हुई लोंग को देखता है और सोचने लगता है, मुझे याद है 2 महीने पहले जब मेरे पास में कोई पावर नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उस समय मैं कुछ रिसोर्स को लेकर एक जंगल से गुजर रहा था। उस टाइम पर इस हुई लोंग ने मुझ पर अटैक कर दिया और मुझसे वो रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश की। मेरे मना करने पर इसने मेरे सीने पर अटैक किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो तो सही टाइम पर वहाँ पर एक एल्डर आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है। लूफी हुई लोंग को देख हंस रहा होता है। वो सोचता है, ये बिल्कुल सही टाइम है, मेरे को अपना बदला ले लेना चाहिए। ये खुद मेरे पास में आया है, आज मैं बिना मेहनत किए इससे अपना बदला ले लूंगा। इसी समय हुई लोंग लूफी के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। हुई लोंग के हाथ में एक अजीब सी डार्क एनर्जी दिखाई देने लगती है। हुई लोंग उसी हाथ से लूफी को मुक्का मारने की कोशिश करता है। लूफी केवल अपना हाथ सामने की तरफ करता है और हुई लोंग के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर हुई लोंग चौंक जाता है। फिर तभी लूफी एक जोर से लात मारता है, जो सीधे हुई लोंग के चेहरे पर पड़ती है। हुई लोंग से उछलकर सीधे सीढ़ियों पर घसीटता हुआ जमीन पर जाकर गिर जाता है। फिर हुई लोंग फिर से उठने की कोशिश करता है। इसी समय लूफी हुई लोंग के पास में आता है और उसके सर पर अपना पाँव रख देता है और उसे कहता है, हिलने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर हुई लोंग के 2 भाई और कुछ और कल्टिवेटर्स आ जाते हैं। वो सब के सब इस फाइट को देख रहे होते हैं। वो लूफी को देख कहते हैं, ये लड़का लूफी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया? 2 महीने पहले तो हमारे भाई लूफी ने इसको बहुत बुरी तरह से पीटा था, अब केवल 2 महीने में इसकी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो गई? फिर हुई लोंग के दोनों भाइयों में से एक लूफी से कहता है, लूफी तुम हमारे जूनियर हो, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है? लूफी उन दोनों तरफ देखता है और हुई लोंग के सर पे से अपना पाँव उठा देता है और फिर इन दोनों से कहता है, तुम दोनों कौन हो? और यहाँ पर फाइट मेरे और हुई लोंग के बीच में हो रही है, तुम दोनों बीच में मत बोलो। ये सुनकर हुई लोंग के भाई ज़ेंगटियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लूफी से कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं क्यों फिर प्रिविक्शन के 9th लेयर पर हूँ, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरे सामने तमीज से बात करो। हुई लोंग मेरा भाई है, उससे माफ़ी मांगो। ये सुनकर लूफी कहता है, तो तुम हो डाकुओं के सरदार। जहाँ तक तुम तीनों को देखे मुझे समझ में आ रहा है, हुई लोंग और तुम दोनों भाई साथ में ही ये चोरी का काम करते हो। ये सुनकर ज़ाओटियान लूफी को अटैक कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए? ये कहते हुए ज़ाओटियान लूफी के ऊपर अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है। लूफी भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए ज़ाओटियान के मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के टकरा जाते हैं, लेकिन ज़ाओटियान के मुक्के में ज़्यादा दम होता है। लूफी इससे पीछे खिसक जाता है। फिर लूफी ज़ाओटियान से कहता है, तो तुम्हें आयरन क्लोटेड फिस्ट आती है? ज़ाओटियान कहता है, अभी तो तुमने सही से देखा भी नहीं है, मेरे को और भी बहुत सारी स्किल्स आती है, अब तुम इसे देखो। ये कहते हुए ज़ाओटियान अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर जोर से लाता है 7 स्टार स्वॉर्ड आर्ट। ये देखकर लूफी कहता है, ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है तुम्हें ये स्किल ठीक तरह से नहीं आती, इसके अंदर अभी भी थोड़ी कमी है। ये कहते हुए लूफी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लूफी पहले ज़ेंटियन की तलवार के ऊपर जोर से अटैक करता है, इससे ज़ेंटियन की तलवार छूट जाती है। फिर लूफी अगला अटैक ज़ेंटियन के पेट पे करता है, इससे ज़ेंटियन के पेट के ऊपर एक बहुत गहरा घाव हो जाता है। ज़ेंटियन के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर लूफी वहाँ जाने लगता है और बाई कल्टिवेटर से कहता है, अब तुम में से कोई भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार इससे बुरा हाल करूँगा। इसके बाद में कुछ और हफ्ते बीतते हैं। हम लूफी को कल्टिवेट करते हुए देखते हैं। लूफी की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आ गया है। लूफी बहुत मोटा हो गया है, इतना कि उसके कपड़े उसकी बॉडी पे फिट नहीं आ रहे।
फिर लूफी अपना हाथ जोर जमीन पर रखता है। उसके ऐसा करते ही अपने आप ही उसकी बॉडी वापस से उसकी नॉर्मल शेप में आ जाती है। फिर लूफी वहाँ से सीधे एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और कुछ खाने लगता है। इसी टाइम पे पीछे बैठे हुए लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने उसे देखा? कितनी अच्छी किस्मत की बात है कि वो यहाँ पर आई थी। तभी दूसरा बंदा कहता है आई थी नहीं, आ रही है, वहाँ देखो। इस आवाज़ को सुनकर लूफी पीछे मुड़ देखता है और सोचता है कौन आ रहा है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। फिर लूफी की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जिनमें से एक का नाम गुआन सुई है। वो दोनों लड़के हंसते हुए बातें करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रही होती है। लूफी उन दोनों को देखता है और फिर अनदेखा कर देता है और सामने की तरफ मुँह करके वापस से खाना खाने लगता है। तभी गुआन सुई लूफी को देख लेती है। वो हंसते हुए लूफी से कहती है बहुत टाइम हो गया मिले हुए। लूफी बहुत रूडली उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है बोलो क्या काम है। ये सुनकर गुआन सुई का भी थोड़ा मुंह उतर जाता है। वो लूफी से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से वो एंगेजमेंट टूट गई, मैंने उसके लिए मना कर दिया। ये सुनकर लूफी उस सीट से उतर जाता है और फिर उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है और कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी हम दोनों के लिए अच्छा हुआ वो एंगेजमेंट टूट गई। उस एंगेजमेंट टूटने के बाद ही मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए लूफी वहाँ चला जाता है। गुआन सुई लूफी को देख के सोचती है इस लड़के लूफी के पास में ऑर्डिनरी बोन फ्रेम है, इसको समझना चाहिए हम दोनों एक बहुत अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। लूफी वहाँ से जा रहा होता है तभी उस रास्ते में कुछ डेसिबल्स दिखाई देते हैं जो कि किस जूनियर डेसिबल को परेशान कर रहे होते हैं। सीनियर डेसिबल्स कहते हैं हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे मास्टर फैंग ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो तुम वहाँ पर आए क्यों नहीं? तुमने उनका इन्विटेशन अनएक्सेप्ट करके उनकी इंसल्ट की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर हम देखते हैं ये सीनियर डेसिबल्स क्लाउड में सिटी के हीपिंग को परेशान कर रहे होते हैं। हीपिंग उस सीनियर डेसिबल से डरते हुए कहता है सीनियर डेसिबल्स आप सबने मुझसे कहा था कि मैं चाहूँ तो वहाँ पर आ सकता हूँ, ये पूरी तरह से मेरी चॉइस है। आपने केवल मुझे ऑफर किया था ना कि ऑर्डर, इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं आया। सीनियर डेसिबल्स कहते हैं लगता है तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ में नहीं आई, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हो सीनियर डेसिबल्स हीपिंग के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है। जैसे उस डेसिबल का हाथ हीपिंग के कंधे पर टच होता है हीपिंग की पूरी बॉडी हिलना बंद हो जाती है। हीपिंग सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तभी लूफी वहाँ पे आ जाता है और उन सीनियर डेसिबल से कहता है रुक जाओ और चले जाओ यहाँ से। वो सीनियर डेसिबल लूफी की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं लूफी इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हमें मत रोको। लूफी कहता है तो तुम मुझे जानते हो, अब तुम्हें यही पता होगा, मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करता हूँ। ये सुनकर तीनों सीनियर डेसिबल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो भागते हुए लूफी से कहते हैं ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन हम वादा करते हैं हम दोबारा से वापस लौटेंगे। फिर लूफी वहाँ से जाने लगता है। हीपिंग लूफी से कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे लिए अपने ऊपर खतरा मोल ले लिया है, तुमने उन सबसे लड़ाई कर ली, अब वो दोबारा वापस आकर तुम्हें परेशान करेंगे। लूफी कहता है नहीं, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मुझे किसी का भी डर नहीं है। ये कहकर लूफी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लूफी को हम एक नदी के पास में देखते हैं। लूफी वहाँ पर कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी लूफी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। लूफी उस तरफ देखता है, कोई कल्टिवेटर बहुत तेज रफ्तार से पानी की ओर भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। वो भागते हुए लूफी से कहता है मुझे यहाँ पर सीनियर कल्टिवेटर फैंग ने भेजा है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने आया हूँ, मेरा नाम नी मिंग है, जल्दी से मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। ये कहते हुए नी मिंग भागता हुआ लूफी के पास में आता है और लूफी पे जोर से अटैक कर देता है। इसके बाद में लूफी भी उस पानी की ओर भागना शुरू कर देता है और फिर नी मिंग के उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर नी मिंग के पीछे आकर उसके ऊपर जोर से आर्म थ्रस्ट पंच मारने की कोशिश करता है। नी मिंग तुरंत लूफी को देख लेता है। वो लूफी की तरफ देखता है और लूफी के ऊपर आर्म थ्रस्ट पंच मारने की कोशिश करता है। दोनों के पास टकरा जाता है, फिर दोनों एक दूसरे दूर खिसक जाते हैं। नी मिंग तुरंत जोर से वहाँ में चलता है और लूफी के ऊपर बहुत सारे स्लैश मारता है। लूफी वैसा ही करता है, वो अपनी तलवार से स्लैश मारने लगता है। लूफी के स्लैश ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो नी मिंग के स्लैश को तोड़ देते हैं और फिर सारे पूरी तेज रफ्तार से नी मिंग तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर नी मिंग डर जाता है। वो स्लैश नी मिंग के पड़ने वाले होते हैं। इसी टाइम पर वहाँ पर एक और कल्टिवेटर जाता है और लूफी के स्लैश के ऊपर जोर से अटैक करके उन सभी को बेकार कर देता है। हम देखते हैं फैंगली खुद यहाँ पर आ गया है और अपने अटैक से लूफी के उस अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। फिर फैंगली लूफी से कहता है तुमने मेरे एक साथी नीम को काफ़ी अच्छी टक्कर दी और लगभग उसे हराने वाले थे, इससे पता पड़ता है तुम में काफ़ी पावर है, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इसी समय वहाँ पर और भी बहुत सारे डिस्पल्स आ जाते हैं। वो फैंगली को देख कहते हैं ये तो फैंगली है, ये आउटर सेक्ट में रैंक 12 का डेसिपल है। फैंगली कहता है सुन रहे हो, अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लूफी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है, आ जाओ हम दोनों फाइट करते हैं, फिर मैं तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। इसी समय एक जोर से आवाज़ सुनाई देती है फैंगली ये आउटर सेक्ट है, तुम्हारे खेलने का मैदान नहीं, जहाँ पर तुम ऐसे आकर किसी से फाइट करोगे। ये कहते हुए एक और कल्टिवेटर पे जाता है जिसका नाम गाओ चैंग है। ये भी एक बहुत शानदार कल्टिवेटर है। आउटर सेक्ट के अंदर इसकी रैंक 10 है। फैंगली गाओ से कहता है गाओ तुम बीच में मत आओ, ये मेरे और इस लड़के के बीच की बात है। गाओ कहता है अब तो मैं बीच में आ चुका हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर कोई फाइट नहीं होगी।
फेंगली कहता है चलो ठीक है, तो फिर पहले तुम्हें हटा देते हैं। ये कहते हुए फेंगली अपनी तलवार से गांव पर अटैक करने के लिए गांव की तो भागता है। गांव भी अपनी तलवार की सिर के उस अटैक को ब्लॉक करता है। इसके बाद में उन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों के दोनों अपनी अपनी तलवारों से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और दूसरे को अटैक को डॉज करने लगते हैं। लूफी ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। वो देख के सोचता है ये लड़का गांव यहाँ पर हमारे फाइट को रोकने के लिए आया था और अब तक खुद ही फाइट कर लिया। चलो बढ़िया है, लड़ मरो आपस में ही। तभी फेंगली और गांव अपना फाइनल अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ भगते हुए आते हैं। उन दोनों के अटैक एक दूसरे टकराने वाले होते हैं। इसी से वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और उन दोनों के अटैक से बीच में आकर अपने हाथों से ही उन दोनों की तलवारों को रोक देता है और फिर चिल्ला के उन दोनों से कहता है चैगलन कल्टिवेशन के रूल्स को क्या तुम भूल चुके हो? इस तरह से तुम कहीं पे भी फाइट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर दोनों कल्टिवेटर उस एल्डर से माफी मांगने लगते हैं। एल्डर तुरंत उन दोनों को माफ कर देता है और उनसे कहता है ठीक है, अब सबके सब जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। लूफी को इस चैंगलन कल्ट में आए हुए 9 महीने हो चुके हैं। चैंगलन कल्टिवेशन का एक नियम होता है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसको ट्रायल टावर बोलते हैं। हर एक कल्टिवेटर जो कि इस चैंगलन कल्ट के अंदर एडमिशन लेता है उसे 1 साल के अंदर अंदर इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे ट्रायल टावर को क्लियर करना होता है। इसी टावर को क्लियर करने के लिए लूफी इस टावर के पास में आया है। इस टावर पे टोटल 3 फ्लोर है। हर फ्लोर के ऊपर मॉन्स्टर्स है। लूफी एक कूपन लेकर इस टावर के अंदर घुस जाता है। 2-3 डेसिपल लूफी को देख रहे होते हैं। वो देख के कहते हैं ये तो लूफी है ना, ये बहुत शानदार डेसिपल है। दूसरा कल्टिवेटर कहता है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, चलो अब देखते हैं ये इस टावर के अंदर कितना कर पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आज पूरे दिन में केवल इस फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा। वो दोनों कल्टिवेटर्स ये कह रहे होते हैं। इतनी देर में लूफी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर देता है। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक लाइट चमकने लगती है जो कि सिंबल होता है फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो चुका है। ये देखकर दोनों कल्टिवेटर बहुत चौंक जाते हैं। उसके कुछ सेकंड बाद में ही सेकंड फ्लोर की भी लाइट चमकने लगती है। इसका मतलब लूफी ने सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है। इसके बाद में हमें उस ट्रायल टावर के अंदर का सीन दिखाते हैं। लूफी 3rd फ्लोर पर है। लूफी के सामने एक बहुत बड़ा वुल्फ होता है जो कि आगे बढ़कर लूफी पे अटैक करता है। लूफी बड़ी आसानी से उस वुल्फ को भी हरा देता है। तीनों फ्लोर से कंप्लीट होते ही लूफी उस टावर से बाहर निकल जाता है। हर एक डेसिपल को इस ट्रायल टावर में कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा होता है उससे काउंट किया जाता है। उसके हिसाब से उसे रैंक दी जाती है। लूफी को 60 रैंक मिली है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। लूफी एक एल्डर के पास में आया होता है। वो एल्डर लूफी से कहता है तुम रेड फायर टेक्निक के 9th लेवल पे पहुंच चुके हो, वो भी 1 साल से भी कम समय में। सच में तुम एक बहुत शानदार कल्टिवेटर हो। लूफी कहता है तो फिर अब तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट। ये सुनकर वो एल्डर लूफी की तरफ एक टोकन बढ़ाता है और फिर लूफी से कहता है इस टोकन की मदद से तुम कोई भी मिस्टिकल टेक्निक सीख सकते हो। लूफी उस टोकन लेकर अपने पास में रख लेता है। इसके बाद में हमें ग्यूनसी को दिखाते हैं। इस पूरे 8-10 महीने के टाइम में लूफी ग्यूनसी से भी बहुत आगे निकल चुका होता है। लूफी कहती है इस पूरे सेट के अंदर मेरी रैंक 98 है, लेकिन लूफी अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन मैं इस गैप को काफ़ी तेज़ी से कम करती जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है एक टाइम आएगा जब मैं उससे आगे निकल जाऊंगी। इसके बाद में हमें लेडी कल्टिवेटर जाओ होंग को दिखाते हैं जो कि एक होटल के अंदर बैठी होती है। तभी जाओ के पास में टाइशो नाम का एक डेसिपल आता है। उसके हाथ में काफ़ी सारा खाना होता है। वो जाओ से कहता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जाओ से बैठने की परमिशन दे देती है। फिर टाइशो जाओ होंग से कहता है जाओ होंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। आपने बहुत कम टाइम में चीप डिटेक्शन के कई सारे लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। जाओ होंग कहती है टाइशो तारीफें तो मैंने आपकी बहुत सुनी है, आप भी कल्टिवेशन काफ़ी अच्छे हैं। ये सुनते ही टाइशो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचने लगता है इस चैगलन कल्टिवेशन की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक मुझे जानती है और मेरे बारे में उसके पास में इन्फॉर्मेशन है। टाइशो उन 4 लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। इसी समय 2 लड़कियां आकर टाइशो की चिपकने लगती है और टाइशो से कहती है आप हमें भूल तो नहीं गए, हम भी अभी काफ़ी अच्छी दोस्त है। टाइशो उन लोग खुद से दूर करने लगता है और उनसे कहता है मेरे पास ही मत खाओ। ये कहते हुए टाइशो सोचने लगता है जाओ होंग मेरे सामने बैठी हुई है, जब वो देखेगी कि ये दोनों लड़कियां मेरे से चिपक रही है और मुझसे इस तरह दोस्ती करना चाहती है तो वो हो सकता है मुझसे इंप्रेस हो जाए। ये कि सोचते हुए टाइशो सामने की तरफ देखता है। जाओ हो उसकी तरफ देख ही नहीं रहती है। ये देखकर टाइशो को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर रही है। मैं सामने बैठा हूँ और ये किसी और को देख रही है। फिर हम देखते हैं जाओ हो इस टाइम पर लूफी की तरफ देख रही होती है। लूफी उसी होटल की साइड वाली एक टेबल की ओर बैठा होता है। जाओ होंग लूफी को अपने वाली टेबल पर बुलाती है। ये देखकर लूफी खुश जाता है। लूफी तुरंत उठकर उस टेबल पर आके बैठ जाता है। ये बात टाइशो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। जाओ होंग और लूफी आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं टाइशो सोच रहा होता है कि किस तरह से लूफी की इंसल्ट करे। जब उसे और कोई पॉइंट नहीं मिलता तब वो लूफी से कहता है लूफी मैंने सुना है तुम्हारे पास में ऑर्डिनरी बॉम्ब फ्रेम है, इसके बावजूद भी तुम कल्टिवेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो, लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। अभी के टाइम पे तुम भले ही आगे हो लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड कम होने लग जाएगी और हम सब तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, तुम एक जगह पर रुके रह जाओगे। ये सुनकर लूफी
टाइशो की तरफ देखता है, हंसता है और फिर से इग्नोर कर देता है। लूफी की बातें लगातार जाओ होंग से चलती रहती है, जिस देखकर टाइशो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। टाइशो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं मेरे को। फिर टाइशो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टाइशो जल्दी से खड़ा होता है और फिर लूफी से कहता है, लूफी ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, चलो मेरे साथ बाहर आओ, इस सब को हम बाहर सेटल करेंगे। लूफी कहता है, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रहा हूँ। टाइशो कहता है, मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो। ये कहते हुए टाइशो लूफी का हाथ पकड़ लेता है। लूफी तुरंत अपना हाथ झटक कर अपने हाथ को टाइशो के हाथ से छुड़ा लेता है। ये देखकर टाइशो को बहुत गुस्सा आता है। टाइशो वहीं पर लूफी की मुक्का मारने की कोशिश करता है। लूफी तुरंत अपने एक हाथ से टाइशो की उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो कहने लगती है, लूफी ने टाइशो के अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। इस समय लूफी टाइशो के हाथ को केवल पकड़ ही नहीं रखा होता है, उसके हाथ को कस के दबा भी रहा होता है। इससे टाइशो के हाथ में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी दिखाता नहीं है। वो बस जल्दी से अपने हाथों झटक कर अपने हाथ को लूफी के हाथ में छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं टाइशो के हाथ के ऊपर बहुत सारी खरोंचें पड़ी होती है, लेकिन अब क्योंकि साइड में लड़कियां हैं तो टाइशो उस पूरी तरह कंट्रोल करता है और फिर लूफी से कहता है, लूफी ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, तुम्हें इसका बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ये कहते हैं टाइशो हंस जाने लगता है। लूफी कहता है, मेरा खाना बस खत्म होने वाला है, खाना खत्म करते मैं बाहर आ जाऊंगा, तुम चाहें तो तब फाइट कर सकते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर वेट कर लो। टाइशो कहता है, नहीं अब मेरा मन नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम इस बार बच गए, लेकिन जब अगली बार मिलेंगे तब ये फाइट जरूर होगी। ये कहते हुए टाइशो उन लड़कियों के सामने अपनी जिद बजाकर वहां चला जाता है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है।